बसंत मेले का वो माहौल, चारों तरफ लोगों की भारी भीड़ थी और पैर रखने तक की जगह नहीं थी। लेकिन उस पूरे मेले में सबका ध्यान एक ही जगह टिका था, रिंग टॉस का वो स्टॉल। असल में वहाँ खेल खेलने का तो बस बहाना था। लोग तो बस स्कूल की सबसे खूबसूरत और कड़क लड़की बाय मिंगबिंग को निहार रहे थे। वो बड़े ही बेपरवाह अंदाज में रेलिंग से टेक लगाए खड़ी थी और उसकी गोद में एक विशाल गोल मटोल नारंगी बिल्ली आराम फरमा रही थी। बाय मिंगबिंग जब भी कोई रिंग फेंकती, उसका निशाना इतना परफेक्ट होता कि वो सीधे प्राइस पर जाकर बैठता। भीड़ हर बार तालियों और सीटियों से आसमान सिर पर उठा लेती थी। उसके पैरों के पास रखा प्लास्टिक का थैला इनामों से इस कदर ओवरफ्लो हो चुका था कि स्टॉल मालिक का चेहरा देखने लायक था, मानो वो अभी रो पड़ेगा। आखिरकार उस लाचार मालिक ने हाथ जोड़कर उसे रोका और मिन्नतें करते हुए बोला, मैडम, आपने 50 रिंग्स खरीदे थे और अभी सिर्फ 20 ही इस्तेमाल किए हैं। प्लीज बाकी पैसे वापस ले लीजिए और दूसरों के लिए भी थोड़ा मजा बचने दीजिए। बाय मिंगबिंग ने कोई जवाब नहीं दिया तो मालिक ने एक नकली मुस्कान चेहरे पर लाते हुए सीधे मेरी तरफ इशारा किया और बोला, देखो वो भाई कब से खड़ा होकर खेल देख रहा है, उसका अभी बड़ा मन है, क्यों ना अब उन्हें मौका दिया जाए। तभी इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, बाय मिंगबिंग धीरे से घूमी और उसकी पैनी आंखें सीधे मुझसे आकर टकराईं। हमारी नजरें मिलते ही मैं जमकर थोड़ा पीछे हटा, लेकिन उसने अचानक बांस के छल्लों का एक पूरा गुच्छा मेरे हाथों में थमा दिया और मुस्कुराकर बोली, मेरी तरफ से। अब जब मेले की पूरी भीड़ हमें ही घूर रही थी तो मना करने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने बेहद नर्वस होकर पहला रिंग फेंका, जो मेरे हाथ से फिसलकर सीधे जमीन पर जा गिरा। दूसरा रिंग फेंका तो वो उसके इनामों वाले थैले पर जाकर अटका। लेकिन असली ड्रामा तब हुआ जब मेरा तीसरा रिंग हवा में लहराता हुआ सीधे उसकी गोद में बैठी नारंगी बिल्ली के गले में जाकर फंस गया। और हद तो तब हो गई जब चौथा रिंग सीधा उड़ता हुआ बाय मिंगबिंग के सिर पर जा गिरा और उसके खूबसूरत बालों में अटक गया। मेरा हलक सूख चुका था। मैंने कांपते हाथों से उसके सिर से उस छल्ले को हटाया और बिल्कुल फुसफुसाते हुए पूछा, अगर मैं कहूँ कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था तो क्या तुम मेरा यकीन करोगी? लेकिन भीड़ को तो जैसे मजा आ चुका था। पीछे से कोई चिल्लाया, नियम तो नियम है भाई, जो रिंग में आ गया वो तुम्हारा हुआ। देखते ही देखते पूरी भीड़ हूटिंग करने लगी, सब उठा ले जाओ भाई, तुम्हारा निशाना तो कमाल का है। तुम्हारी नजरें तो शुरू से ही इस हसीना पर थीं। शर्म के मारे मेरे कान पूरी तरह लाल हो चुके थे। तभी उसने मुझे देखा और शांत आवाज में कहा, जरा इसे हटाने में मेरी मदद करो। मैंने तुरंत उसके सिर से रिंग हटाया, लेकिन अगले ही पल एक भारी और रोएंदार चीज सीधे मेरी गोद में आ गिरी। मैंने नीचे देखा, वही मोटी नारंगी बिल्ली अपनी बड़ी बड़ी उलझन भरी आंखों से मुझे घूर रही थी। उधर बाय मिंगबिंग अपनी उंगलियों में एक रिंग को लापरवाही से घुमाते हुए मुस्कुराई और बोली, बिल्ली तुम्हारी हुई, लेकिन इस इंसान को साथ ले जाने का ख्याल दिमाग से निकाल देना। मैं पूरी तरह सकअप आ गया और सिर्फ इतना ही कह पाया, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। हालांकि ये कहते हुए मेरा मन कर रहा था कि मैं खुद को एक थप्पड़ लगाऊं। वो मुझे इस तरह परेशान देखकर थोड़ा और मुस्कुराई। फिर उसने बाकी के सारे इनाम मेरे पैरों के पास रख दिए और वहां से मुड़कर जाने लगी। मेरी गोद में बैठी बिल्ली अपनी मालकिन को इस तरह जाते देख जोर से एक ड्रामेटिक और गुस्से भरी म्याऊं की आवाज निकाली, मानो वो उसकी इस बेवफाई पर उसे कोस रही हो। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ सहेलियों के साथ महजोंग खेलने में व्यस्त थी। मैंने इस मौके का फायदा उठाया, बिल्ली को अपने कोट के अंदर छुपाया और चुपके से अपने कमरे में खिसक गया। मैंने उसे बेड पर बैठाया और फुसफुसाकर पूछा, क्या सच में तुम्हारी मालकिन ने तुम्हें छोड़ दिया? मैंने उसके बड़े से गोल सिर को सहलाया और एक ठंडी सांस ली। अगर मेरी माँ को पता चला ना तो हम दोनों को इसी वक्त घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बिल्ली शायद अपनी परिस्थिति को तुरंत समझ गई। उसने वो गुस्से वाली आवाज बंद की और अचानक अपनी सबसे मीठी और कोमल आवाज में म्याऊं म्याऊं करते हुए अपने रोएंदार चेहरे को इससे बाहर कर मेरी हथेली पर रगड़ने लगी। मैंने कहा, ठीक है, डरो मत, मैं तुम्हें सड़क पर नहीं रहने दूंगा। फिर मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और स्कूल के हर क्लास ग्रुप में बाय मिंगबिंग का कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढने लगा, लेकिन किसी के पास उसका नंबर नहीं था। कोई रास्ता न देखकर मुझे स्कूल की कन्फेशन वॉल का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जो स्कूल का हर एक सीक्रेट जानती थी। तभी उसी दिन पूरे कैंपस में जैसे भूचाल आ गया। खबर फैल गई कि साल के पहले बहादुर लड़के ने स्कूल की उस बेहद शांत और कड़क हसीना को सरेआम प्रपोज कर दिया है। हर कोई कमेंट्स में ये देखने के लिए बैठा था कि वो कैसे उसे रिजेक्ट करती है, लेकिन उम्मीद के उलट उसने सिर्फ 2 शब्दों में जवाब दिया, प्राइवेट मैसेज। पूरे स्कूल का गॉसिप ग्रुप पागल हो चुका था और मेरा भी दिमाग सुन था। जैसे ही उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, उसका पहला मैसेज आया, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो उस दिन मेरे मुंह पर यह बात क्यों नहीं कही? मैं स्क्रीन को देखता रह गया कि भाई मैं किसे पसंद करता हूँ और मुझे क्या कहना था। मैंने घबराहट में खुद को शांत करने के लिए बिल्ली के बालों को सहलाया और टाइप किया, हेलो बाय मिंगबिंग, मुझे तुम्हारा कांटेक्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। तुम्हारी बिल्ली मेरे पास है, तुम इसे कब वापस लेने आ रही हो? जैसे ही मैंने मैसेज भेजा, चैट स्टेटस तुरंत टाइपिंग। मैं बदल गया और पूरे 30 मिनट तक वैसा ही रहा। मैं बिना पलक झपकाए स्क्रीन को घूरता रहा, यहाँ तक कि मेरी आंखें दुखने लगी। आखिरकार उसका मैसेज आया, जो रिंग में आ गया वो तुम्हारा हुआ। मैंने थोड़ा झेपते हुए जवाब दिया, मेरी माँ को रोएंदार जानवर ज्यादा पसंद नहीं है। कुछ देर बाद उसका एक और मैसेज आया, मैं 2 दिन में उसे लेने आऊंगी। मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने लिखा,
कोई बात नहीं, तब तक मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। फिर मैंने एक आखिरी सवाल पूछा, वैसे इस बिल्ली का नाम क्या है? काफी देर बाद उसने सिर्फ 2 सेकंड का एक वॉइस मैसेज भेजा। मैंने उसे प्ले किया तो एक ठंडी और सुरीली आवाज गूंजी, बैंग युआन। इस बिल्ली का नाम बैंग युआन था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका नाम बिल्कुल मेरे नाम जैसा ही था और इसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कन्फेशन वॉल का जिक्र भी दोबारा करूं। उस रात मैं बेड पर लेटा हुआ था कि वो मोटी बिल्ली जिसका नाम बैंग युआन बेड पर है था सीधे आकर मेरे पेट पर इस तरह बैठ गई मानो यह उसी का इलाका हो। उसके वजन से तो मैं मरते मरते बचा। सीरियसली, ये बिल्ली खाती क्या थी? छुट्टियों के दिन थे, घर मेहमानों से भरा हुआ था, लेकिन मैंने किसी तरह अपनी माँ की नजरों से बचाकर उस बिल्ली को 2 दिनों तक अपने कमरे में छुपाए रखा। मैंने एक पुराना जूतों का डिब्बा ढूंढा, उसमें चावल भर दिए ताकि वो उसका टेम्परेरी लिटर बॉक्स बन सके, और उसने भी बिना किसी नखरे के उसे स्वीकार कर लिया। वह खाने के मामले में भी बिल्कुल चूजी नहीं थी, बस उसकी एक ही खराब आदत थी, हर आधी रात को वह मेरे कंबल के अंदर घुस आती थी और एक चलते फिरते हीटर की तरह मुझे रात भर पसीने से तर कर देती थी। आधी रात के बाद अचानक मेरी आंख खुली, मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी पीने उठा। फिर कमरे में थोड़ी ताजी हवा आने के लिए मैं खिड़की की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी मेरी नजर बालकनी पर पड़ी। वहां अंधेरे में एक आकृति दुबक कर बैठी थी। मेरे होश उड़ गए। मैंने तुरंत पास पड़ा, एक कपड़ों का हैंगर उठाया और हथियार की तरह तान कर हमला करने ही वाला था कि तभी किसी ने बड़ी मजबूती से मेरी कलाई पकड़ ली। उसने कहा, मैं हूँ। मैं वहीं का वहीं जम गया। वो बाई मिंगबिंग थी। उसे देखकर मैंने हैरान होकर पूछा, तुम अभी तक सोई नहीं? उसने कहा, मुझे क्या पता था कि तुम आधी रात को अपनी खिड़की इस तरह खुली छोड़ देते हो। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, उसने बालकनी की रेलिंग पर दोनों हाथ रखे और बेहद फुर्ती से मेरे कमरे के अंदर आ गई, बिल्कुल अपनी उस बिल्ली की तरह, बिना कोई आवाज किए। बिल्ली कहाँ है? उसने पूछा। मैं मुड़ा, अपने कमरे का दरवाजा लॉक किया और बेड के पास का छोटा लैंप ऑन करते हुए कंबल की तरफ इशारा कर दिया। वह आगे बढ़ी, कंबल उठाया और उस नारंगी बिल्ली को पकड़कर थोड़ा सा हिलाया। बिल्ली ने आलस में अपनी एक आंख खोली, उसे देखा और फिर आंख बंद करके वापस गहरी नींद में सो गई। वह धीरे से हंसी। लगता है यहाँ इसकी जिंदगी काफी ऐशो आराम से गुजर रही है। मैंने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, हाँ, खाने पीने में तो ये नंबर 1 है। इसका ख्याल रखना मुश्किल नहीं है, लेकिन इतनी भारी बिल्ली को लेकर तुम वापस उसी रास्ते से कैसे चढ़ पाओगी? क्या तुम संभाल लोगी? बाय मिंगमिंग ने कुछ नहीं कहा। उसने बस बिल्ली को उसकी गर्दन के पीछे से पकड़ा और हवा में उठा लिया। बिल्ली तुरंत अपने चारों पैर हवा में चलाने लगी और मेरी तरफ देखकर इस तरह म्याऊं म्याऊं करने लगी मानो उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा हो। वह बोली, तमीज से रहो, चाहे तुम अपने पापा के पास रहो या मम्मी के पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें भूखा तो कोई नहीं रखने वाला। पापा और मम्मी। ये सुनते ही मैंने अजीब महसूस करते हुए अपनी नाक को रगड़ा और जो कुछ भी मैं बोलने वाला था वो सब हलक में ही दबा लिया। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन भाई मिंगबिंग मुझे इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं थी। उसने पुकारा, बाय नुआन। मैंने बिना सोचे समझे जवाब दे दिया, हाँ। लेकिन अगले ही पल मैं जम गया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे नहीं बल्कि बिल्ली से बात कर रही थी। मैंने तुरंत अपनी नजरें घुमा ली, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसने एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी, तुमने भाई नुआन का काफी अच्छे से ख्याल रखा है। मैंने अपना हाथ हवा में हिलाया, बस जो हो सका वो कर दिया। तभी उसकी आंखों में वही पुराना चिढ़ाने वाला अंदाज वापस आ गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें मेले में ही कहा था, जो रिंग में आ गया वो तुम्हारा हुआ। अब जब मैं बिल्ली को वापस ले जा रही हूँ तो क्यों ना तुम मेरे पास से कोई और चीज अपने लिए चुन लो। उसकी गोद में बैठी बिल्ली भी इस तरह म्याऊं की आवाज निकाल रही थी मानो वो भी इस बातचीत का हिस्सा हो। मेरा दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर चुका था। मैं बिना सोचे समझे आगे बढ़ा और बिल्ली को दोबारा झपटकर अपनी बाहों में समेट लिया। तो फिर रहने दो, मुझे लगता है कि मैं इस बिल्ली को ही अपने पास रखना ज्यादा पसंद करूंगा। लेकिन बाय मिंगबिंग के चेहरे की वो मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसने मुझे इस तरह घूरा मानो मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो। शायद वो सोच रही थी कि वो एक मोटी, गोल, मटोल बिल्ली से कैसे हार गई। मैंने अपना सिर नीचे झुका लिया और बिल्ली के बालों को ऐसे सहलाने लगा मानो मेरी जिंदगी इसी पर टिकी हो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर देखूं। उसने नाक सिकोड़ते हुए एक ठंडी हुंकार भरी। एक ही झटके में बिल्ली को दोबारा मुझसे छीना और बालकनी से बाहर कूद गई। मैं तुरंत खिड़की की तरफ भागा और नीचे झांका। मुझे लगा कि कहीं वो गिर न जाए, वरना उसका हर्जाना भी मुझे ही भुगतना पड़ेगा। किस्मत अच्छी थी कि मेरा घर फर्स्ट फ्लोर पर ही था। खिड़की दरवाजे दोबारा लॉक करने के बाद जब मैं बेड पर लेटा तो पूरे कमरे में अभी भी उसकी महक घुली हुई थी। जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, मैंने जोर से अपना सिर झटका। मुझे आखिर हो क्या गया है? पर एक बात तो सच थी, उसने आज रात कोई बहुत बेहतरीन परफ्यूम लगा रखा था। सर्दियों की ताजगी से भरी नींबू और पुदीने की मिली जुली एक ऐसी साफ सुथरी महक जिसे अनदेखा करना नामुमकिन था। और नतीजा ये हुआ कि मैं रात भर सो नहीं सका। अगली सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो मेरी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके थे। मेरी माँ और उनकी सहेलियां अभी भी महजोंग की टेबल पर जमी हुई थीं, मानो वे रात भर सोई ही न हो। मैं अपनी माँ के पीछे जाकर खड़ा हो गया, हाथ पीछे बांधे और एक लंबी उबासी लेते हुए कहा, मम्मी, अगर आप वो 8-0 वाली टाइल चल देते तो आप इसी वक्त जीत जाती। उन्होंने घूमकर मुझे घूरा
तुम इसके बारे में क्या जानो, मैं यहाँ कुछ बड़ा सेट कर रही हूँ। मैंने बेदिली से 2 बार तालियां बजाई, लेकिन तभी उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़कर मुझे गौर से देखा। युआन, क्या तुम रात को कहीं चोरी छिपे बाहर गए थे? मुझे याद है तुम जल्दी सो गए थे, फिर तुम्हारी ये हालत क्यों है? मैंने पकड़े जाने के डर से तुरंत सारा दोष उन्हीं पर मढ़ दिया। शायद इसलिए क्योंकि आप लोग रात भर यहाँ इतना शोर मचाकर महजोंग खेल रही थी कि मेरी नींद ही उड़ गई। उन्होंने एक हुंकार भरी, उम्मीद है कि तुम्हारी ये बात सच हो, क्योंकि अगर मुझे पता चला कि तुम आधी रात को कोई गड़बड़ कर रहे थे तो। तभी अचानक उन्होंने एक टाइल टेबल पर पटकी और चिल्लाई, मैं जीत गई। मैं अवाक खड़ा रह गया। अभी तो वो कह रही थी कि उनका कोई बड़ा प्लान है। मैं चुपके से वापस अपने कमरे में सोने के लिए जा ही रहा था कि पास बैठी जियांग आंटी ने बिना अपना सिर उठाए बड़े ही कैजुअल अंदाज में कहा, अरे हमारा फेंग युआन अब बड़ा हो गया है, सजने संवरने भी लगा है। वैसे तुमने ये कौन सा परफ्यूम लगाया है? महक तो बड़ी शानदार है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, मेरी माँ और टेबल पर बैठी बाकी महिलाओं की नजरें मुझ पर किसी सर्चलाइट की तरह टिक गईं। मैंने खुद को शांत रखा, अपनी आस्तीन उठाई और उसे सूंघा। हाँ, महक तो थी। मैंने कहा, शायद ये उस नए बॉडी वॉश की वजह से है जो मैंने कल रात इस्तेमाल किया था। भला एक लड़का परफ्यूम क्यों लगाएगा? जियांग आंटी हंस पड़ी। तो फिर वो बॉडी वॉश जरूर काफी महंगा होगा। मैं अजीब सी मुस्कान बिखेरता हुआ जितनी तेजी से हो सका वापस अपने कमरे की तरफ भागा। मैंने तुरंत कमरे की खिड़की पूरी तरह से खोल दी ताकि वो महक बाहर निकल सके। यह बाई मिंगबिंग आखिर कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करती है? इसकी महक इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी अच्छी कैसे है? मेरा भी मन कर रहा है कि मैं इसे खरीद लूं। यही सब सोचते हुए न जाने कैसे मेरे हाथ ने फोन में उसका वही पुराना वॉइस मैसेज दोबारा प्ले कर दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव और बेपरवाही थी जिसे बार बार सुनने का मन करता था। मैं पूरी तरह से उस आवाज में खोया हुआ था कि तभी मैंने ऊपर देखा और अचानक बिल्ली की 2 गोल गोल आंखें सीधे मुझे घूर रही थी। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। जैसे ही मैंने खिड़की की जाली खोली थी, वह नारंगी बिल्ली बड़े ही रौब से वापस मेरे कमरे के अंदर आ चुकी थी और उसने एक नखरे भरी म्याऊ के साथ जमीन पर कदम रखा। मैंने पूछा, तुम फिर वापस आ गए? मैंने एक हाथ से उसे उठाया और दूसरे हाथ से तुरंत फोन की स्क्रीन लॉक कर दी, मानो मैं कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया हूँ। बिल्ली मेरी गोद में उल्टी लेट गई और किसी राजा की तरह मुझसे मसाज कराने के मजे लेने लगी। जब मैंने उसकी मम्मी का नाम लिया तो उसने चिढ़कर अपनी पूंछ चाटी और आंखें पूरी तरह बंद कर ली। मैंने उससे बेबसी से देखा, तुम तो पूरे गद्दार निकले। जो खाना खिलाए वही तुम्हारा पसंदीदा बन जाता है। क्यों? मैं बाई मिंगबिंग को मैसेज करने ही वाला था कि वो आकर अपनी बिल्ली ले जाए, तभी किसी ने खिड़की के कांच पर दस्तक दी। ये सचमुच अनबिलीवेबल था। ये बिल्ली बिल्कुल अपनी मालकिन पर गई थी। इन दोनों में से किसी को भी सामने के दरवाजे से आना पसंद नहीं था। मैंने कांच के पार से सूंघा तो वही नींबू और पुदीने की महक दोबारा हवा में तैर रही थी। उसने कांच पर दोबारा नॉक किया, जो ठीक मेरे माथे के सामने था। क्या घूर रहे हो? क्या बैंग युआन वापस यहाँ भाग आया है? मैंने खिड़की खोली और उसे अंदर आने का रास्ता दिया। नारंगी बिल्ली ने जैसे ही बाई मिंगबिंग को देखा, वो सीधे भागी और कमरे में रखे उस टेम्परेरी लिटर बॉक्स के अंदर जाकर छुप गई और बाहर आने से साफ मना कर दिया। तभी बाई मिंगबिंग ने एक बेबस सांस ली और कहा, आज सुबह इसने मुझे नीचे एक दूसरी आवारा बिल्ली को खाना खिलाते हुए देख लिया था तो इसे जलन होने लगी। यह गुस्से में घर छोड़कर भाग आया। मैंने थोड़ा करीब से देखा तो उसके काले कोट पर कुछ सफेद बाल चिपके हुए थे, जो निश्चित रूप से इस नारंगी बिल्ली के तो नहीं थे। बिल्ली ने लिटर बॉक्स से निकलकर मेरे पैर से अपना शरीर रगड़ा और बेहद दयनीय आवाज में म्याऊ किया। मैंने झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया और कहा, ओह जरा देखो तो इसे, बेचारे का दिल पूरी तरह टूट चुका है। बिल्ली ने भी जैसे हामी भरी म्याऊ। मैंने बाई मिंगबिंग की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मम्मी सचमुच बहुत कमाल की चीज है। औरत और उसकी वफादारी, भला वो बाहर जाकर दूसरी बिल्लियों के साथ कैसे फ्लर्ट कर सकती है? ये तो नैतिक रूप से बिल्कुल गलत है। म्याऊ। मेरी इस बात पर बाई मिंगबिंग आखिरकार अपनी हंसी रोक नहीं पाई। वो जोर से हंस पड़ी, जिसके बाद उस मोटी बिल्ली ने और मैंने दोनों ने एक साथ घूमकर उसे देखा। वो अपनी हंसी दबाते हुए बोली, सॉरी, मुझे बस अचानक ऐसा लगा जैसे मैंने ये सीन पहले कहीं देखा है, इससे पहले कि मेरे दिमाग में कोई अनहोनी की आशंका घर करती या मैं कुछ समझ पाता। मैंने तुरंत पूछा, कौन सा सीन? उसने अपनी एक उंगली आगे बढ़ाई और उस नारंगी बिल्ली के माथे पर धीरे से एक उंगली मारी और बेहद शरारती अंदाज में कहा, एक धोखेबाज माँ और उसका वफादार बेटा। यह सुनते ही मेरा दम ही घुट गया। मेरे दिमाग के अंदर जैसे कोई जोर जोर से चीख रहा था कि अरे तुम बिल्ली की मम्मी हो और मैं बिल्ली का पापा, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि तुम एक बार फिर मेरा फायदा उठा रही हो। लेकिन अपने चेहरे पर इस अंदरूनी उथल पुथल को जरा भी जाहिर न होने देते हुए मैंने बिल्कुल सपाट चेहरा बनाया और रूखे अंदाज में कहा, ठीक है, अब अपने इस धोखेबाज होने के सबूत को यहाँ से उठाओ और चलती बनो, मुझे अभी और सोना है। वो बिल्ली को अपनी गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ी, पर तभी उसने बड़े ही कैजुअल अंदाज में मुझसे पूछा, क्या कल रात मेरी वजह से तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई? उसका हाथ बिल्ली को छूने ही वाला था कि तभी न जाने मुझे क्या हुआ। मैंने बिना सोचे समझे बिल्ली को और भी मजबूती से अपनी छाती से चिपका लिया और अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए कहा, अपने बारे में ज्यादा खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है।
वो तो मेरी मम्मी और उनकी सहेलियां रात भर इतनी जोर जोर से महजूम खेल रही थी कि मैं सो नहीं पाया। उसने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, ठीक है भाई, अगर तुम ऐसा कहते हो तो यही सही। फिर उसने सीधे मेरी आंखों में झांकते हुए बड़े ही कातिलाना अंदाज में कहा, तो क्या अब ये हैंडसम लड़का मेरी बिल्ली मुझे वापस लौटाएगा? मुझे उस पल इस बात का एहसास हुआ कि मैं जब भी बाई मिंगबिंग से बहस करने की कोशिश करता हूँ, न जाने कैसे अंत में जीत उसी की होती है। मैं अपनी पकड़ ढीली करने ही वाला था कि तभी उस मोटी बिल्ली ने खुद को मेरी बाहों से छुड़ाने के लिए एक अजीब सा झटका दिया। वो फुर्ती से मेरे बेड पर कूदी और अपनी भारी भरकम पूंछ के एक ही झटके से मेरा फोन सीधे फर्श पर गिरा दिया। बाई मिंगबिंग ने उसे उठाने के लिए नीचे रुक किया। मेरा वो पुराना फोन था जिसमें कोई पासवर्ड नहीं लगा था, और जमीन पर गिरते ही उसकी स्क्रीन जल उठी और वो अपने आप अनलॉक हो गया। उसने स्क्रीन पर एक नजर डाली और उसकी एक भौं ऊपर उठ गई, और फिर उस फोन के स्पीकर से सीधे उसी की वो जानी पहचानी सुरीली आवाज गूंज उठी, फेंग युआन। इस बिल्ली का नाम फेंग युआन है। तभी मेरी धड़कनें जैसे वहीं थम गईं। मेरा दिल बैठ गया। मैं फोन झपटने के लिए आगे कूदा, पर इससे पहले कि मैं उसे पकड़ पाता, उसने बड़ी फुर्ती से हाथ ऊपर कर दिया। वो मुस्कुराई और बोली, तो पहले तुमने बड़े ही शातिर तरीके से मेरे करीब आने का रास्ता ढूंढा, और अब आधी रात को छुप कर मेरे वॉइस नोट सुनते हो। अब ये मत कहना कि तुम्हारा मुझ पर कोई क्रश नहीं है। मैंने तुरंत झपट्टा मारकर अपना फोन वापस खींचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे अपने चेहरे को शीशे में देखने की भी जरूरत नहीं थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि शर्म के मारे मेरे कान इस वक्त टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। उसने अपने दोनों हाथ अपनी छाती पर बांध लिए और दीवार से टेक लगाकर बड़े ही शांत और मजेदार अंदाज में मुझे देखने लगी, मानो वो देखना चाहती थी कि अब मैं क्या बहाना बनाता हूँ। मैं काफी देर तक अंदर ही अंदर घुटता रहा और आखिरकार मेरे मुंह से कुछ सूखे और बेअसर शब्द निकले, यकीन मानो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तभी अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई, मानो कोई उसे तोड़ देना चाहता हो। बाहर से मेरी माँ की तेज आवाज आई, फेंग युआन, दिन के उजाले में तुमने अपना कमरा अंदर से लॉक क्यों कर रखा है? तुम्हारी जियांग आंटी और बाकी सब लोग जा रहे हैं, जल्दी बाहर आओ और उन्हें अलविदा कहो। माँ की वो चिल्लाहट उस वक्त मेरे लिए किसी रेस्क्यू सिग्नल की तरह थी, जिसने मेरी जान बचा ली। मैंने तुरंत अंदर से चिल्लाकर जवाब दिया, हाँ मम्मी, बस अभी आया। और बिना एक पल गंवाए मैंने उस मोटी बिल्ली को उठाया और सीधे बाई मिंगबिंग की गोद में ठूंस दिया। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, जल्दी करो, यहाँ से तुरंत निकलो, इससे पहले कि मेरी माँ हमें रंगे हाथों पकड़ ले। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मेरा खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बाई मिंगबिंग ने भी एक सेकंड बर्बाद नहीं किया और सीधे खिड़की की ग्रिल पर पैर रख दिया, लेकिन नीचे कूदने से ठीक पहले उसने अपनी आवाज को बेहद धीमा किया और मेरे कान के पास आकर फुसफुसाते हुए चिढ़ाया, फेंग युआन, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये सब बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम दोनों दुनिया की नजरों से छुपकर कोई सीक्रेट अफेयर चला रहे हो? उसकी इस बात ने मेरे दिल पर सीधे चोट की। मैं अपनी जगह पर जैसे सुन्न रह गया। मैंने अपने दांत भींचे और बुदबुदाया, पागल कहीं की। फिर मैंने पैर से मारकर उस टेम्परेरी लेटर बॉक्स को बेड के नीचे छुपाया, अपने बालों को बेतरतीब ढंग से बिखेरा ताकि ऐसा लगे कि मैं अभी अभी सोकर उठा हूँ, और दरवाजा खोल दिया। मम्मी, मैं बस सो रहा था। मेरी माँ की आंखें किसी हाई टेक स्कैनर की तरह पूरे कमरे में घूमी और फिर वापस मुझ पर आकर टिक गईं। उन्होंने अपनी आंखें छोटी की और संदिग्ध अंदाज में पूछा, तुम्हारे कमरे से वो महक पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों आ रही है? मैं अपनी सांस में जैसे घुटने लगा। मैंने तुरंत उन्हें पकड़कर गैलरी की तरफ ढकेला और कहा, अरे छोड़िए भी मम्मी, कैसी महक? यहाँ कोई महक नहीं है, ये जरूर हवा में घुली हुई उस बॉडी वॉश की खुशबू होगी। चलिए पहले आंटी लोगों को विदा करते हैं। और फिर जब घर के सारे मेहमान आखिरकार चले गए तो मैं पूरी तरह से टूटकर चूर हो चुका था। मैंने खुद को बेड पर दे मारा। जैसे ही मैंने अपना फोन उठाया, स्क्रीन पर बाई मिंगबिंग के कई सारे मैसेजेस पड़े हुए थे। उसने लिखा था, ये छोटा गद्दार जैसे ही घर वापस आया, इसने सीधे मेरे कमरे का दरवाजा खरोंचना शुरू कर दिया और बार बार बाहर भागने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि ये वापस तुम्हारे पास ही आना चाहता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा घर इसे संभाल पाएगा? सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है मानो ये अब मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता। इसके साथ ही उसने उस नारंगी बिल्ली के कुछ छोटे छोटे वीडियो भी भेजे थे, जिसमें वो दरवाजे के पास बैठकर इस तरह रो रही थी मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। एक फोटो भी थी जिसमें वो दरवाजे के चौखट से लटकी हुई बेहद लाचार दिख रही थी। बिल्ली के उस बेवकूफ और मासूम चेहरे को देखकर सचमुच मुझे अंदर से बुरा लगने लगा। मैंने आपको थोड़ी देर हिचकिचाते हुए टाइप किया, लेकिन मेरी माँ को घर में पेट्स रखना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो नफरत करती हैं। बाई मिंगबिंग का जवाब पलक झपकते ही आया, तो फिर इसकी कहानी को थोड़ा इमोशनल और दर्दनाक बना दो। उम्रदराज लोग अक्सर ऐसी कहानियों से पिघल जाते हैं, उनका दिल पक्का पिघल जाएगा। मैंने एक ठंडी सांस ली और लिखा, ठीक है, मैं एक कोशिश करके देखता हूँ। इसके बाद बाई मिंगबिंग के रिमोट गाइडेंस के तहत, यानी जैसा जैसा वो बताती गई, मैंने उस बिल्ली के लिए दुनिया की सबसे दुखद और आंसुओं से भरी लाइफ स्टोरी तैयार करना शुरू कर दिया। इस बीच वो लगातार मैसेजेस भेज रही थी। क्या मुझे इस फोटो को थोड़ा एडिट करके बिल्ली को थोड़ा कमजोर और पतला दिखा देना चाहिए? इस वक्त तो ये किसी रोएंदार फुटबॉल जैसी दिख रही है। क्या तुम्हारी माँ इस पर यकीन करेंगी? मैंने बड़ी तेजी से रिप्लाई किया, नहीं, फोटो को बिल्कुल मत छूना, इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं अपनी माँ को किसी भी और से बेहतर तरीके से संभालना जानता हूँ। अगले ही सेकंड
उसने बिल्ली के म्याऊ करने का एक और रोता हुआ वॉइस नोट भेजा। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने दिमाग में तैयार की गई स्क्रिप्ट को दोहराया और अपने चेहरे पर दुनिया का सबसे उदास और रो उतरा हुआ चेहरा बनाकर ड्रामेटिक अंदाज में अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुआ। मम्मी, इसके साथ जो हुआ वो सचमुच बहुत दर्दनाक है। लेकिन मेरी माँ ने मेरी तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं। उन्होंने बेहद कैजुअल अंदाज में झाड़ू उठाई और उसे मेरी तरफ हवा में लहराते हुए कहा, त्योहार के दिनों में तुम ये क्या बकवास चिल्ला रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं सचमुच रोने जैसी शक्ल बनाकर बोला, मम्मी आप गलत समझ रही हैं। मैं अपने बारे में नहीं, इस बिल्ली के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने तुरंत फोन आगे बढ़ाया और वो एडिट की हुई इमोशनल फोटो उनके सामने रख दी। यह मेरे एक दोस्त की बिल्ली है। उसे यह सड़क पर लावारिस हालत में मिली थी, लेकिन उसके हॉस्टल में पेट्स रखना सख्त मना है। मम्मी, यह बिल्ली बहुत ही डरी सहमी रहती है। जब यह बाहर सड़कों पर थी तो दूसरी आवारा बिल्लियां इसे रोज डराती, धमकाती और मारती थीं। इसके पास मेरी जैसी किस्मत नहीं है, जिसके पास आपके जैसी दयालु, संस्कारी और हर बात को समझने वाली मम्मी हो जो इसका ख्याल रख सके। ये पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेली है। और सोचिए, नए साल का मौका है पर इसके पास भरपेट खाने के लिए एक वक्त का गर्म खाना तक नहीं है। इसलिए इससे पहले कि मैं अपनी इमोशनल स्पीच पूरी कर पाता, मेरी माँ ने मेरी बात बीच में ही काट दी। इसके बारे में सोचना भी मत। तुम्हें पालकर बड़ा करना ही मेरे लिए किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं था। और अब तुम घर में एक बिल्ली और जोड़ना चाहते हो। अगर तुम इसे इस घर में लाए तो मैं तुम दोनों को एक साथ धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। असल में मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। मेरे पास अभी भी मेरा आखिरी और सबसे बड़ा दांव बाकी था। मैंने कहा, मम्मी क्यों ना हम एक समझौता कर लें। बस इसे सिर्फ 2 दिनों के लिए यहाँ रहने दीजिए। मेरा दोस्त बहुत जल्द इसके लिए कोई नया मालिक ढूंढ लेगा और जैसे ही कोई मिलेगा ये तुरंत यहाँ से चली जाएगी। आपको इसकी वजह से जरा सी भी परेशानी नहीं होगी। मेरी माँ ने एक ठंडी और तीखी हंसी हंसते हुए कहा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या खुराफात चल रही है। यहाँ कोई समझौता नहीं होने वाला। अब इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकलो। मैं पूरी तरह से निराश होकर कमरे से बाहर आया और तभी मेरी मुलाकात अपने पापा से हुई, जो अभी अभी बाहर से घर लौटे थे। उन्हें देखते ही मेरी आंखों में अचानक एक चमक आ गई, मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। पापा, मेरे असली और इकलौते प्यारे पापा। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक लाल लिफाफा निकाला और बोले, यह तुम्हारी नए साल की ईदी है। इसके बाद और उम्मीद मत रखना। मैंने तुरंत उसे झपटा और अपनी जेब में ठूसा। अरे पापा, पैसों की बातें करके हमारे पारिवारिक रिश्तों में ये दूरियां क्यों ला रहे हैं? पापा ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो फिर ये लिफाफा मुझे वापस दे दो। मैंने अनसुना करने का नाटक किया और तुरंत टॉपिक बदलते हुए कहा, पापा जरा इस फोटो में इस बिल्ली को देखिए। क्या यह आपको बेहद बेबस और लाचार नहीं दिख रही? शायद हमारा परिवार इसकी मदद कर सकता है। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, पापा ने अचानक अपने हाथ में पकड़े प्लास्टिक के थैले में से एक विशाल नारंगी रंग का रोएंदार गोला बाहर निकाला और बोले, तुम्हारा मतलब इसी बिल्ली से है ना? क्योंकि यह किसी भी एंगल से फोटो जैसी लाचार नहीं दिख रही। इसका वजन तो फोटो के मुकाबले कम से कम 15 किलो ज्यादा लग रहा है। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं पूरी तरह से शॉक था। वो कोई और नहीं बल्कि वही घर से भागी हुई नारंगी बिल्ली थी, जो इस वक्त मेरे पापा की पकड़ में लटकी हुई थी और पकड़े जाने के डर से अपनी पूंछ को अंदर दबाए बेहद दोषी सा मुंह बना रही थी। तभी बिल्ली ने अब तक की सबसे बेबस और दयनीय म्याऊ की आवाज निकाली। उसकी आवाज सुनते ही मेरी माँ तुरंत कमरे से बाहर गैलरी में आई। उन्होंने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और चिल्लाते हुए बोली, फैंग युआन, तो यही है वो तुम्हारी कमजोर, भूखी और लाचार बिल्ली जिसके लिए तुम अंदर रो रहे थे। यह बिल्ली इतनी मोटी है कि इसकी गर्दन तक गायब हो चुकी है, लेकिन किस्मत अच्छी थी क्योंकि वो गोलमटोल नारंगी बिल्ली लोगों का दिल जीतने में पैदाइशी उस्ताद थी। कुछ ही मिनटों के अंदर उसने अपने क्यूट अंदाज से मेरे पापा को पूरी तरह अपना गुलाम बना लिया। पापा के तगड़े सपोर्ट और मेरी जिद के आगे आखिरकार माँ को घुटने टेकने पड़े और वो उसे कुछ समय के लिए घर में रखने के लिए राजी हो गई। लेकिन हाँ, उसकी उस महक से पीछा छुड़ाने के लिए माँ ने उसका नाम बदलकर कैफा रख दिया, जिसका मतलब था किस्मत चमकाने वाली। बिल्ली भी हालात के हिसाब से खुद को ढालना अच्छी तरह जानती थी। अब जब भी मेरी माँ उसे कैफा कहकर पुकारती, वो तुरंत दुम हिलाते हुए उनके पास भागता, अजीब अजीब प्यारी हरकतें करता और उन्हें खुद को सहलाने देता। उस रात मैंने बाई मिंगबिंग को मैसेज किया और पूछा कि यह बिल्ली अचानक मेरे पापा के पास कैसे पहुंच गई। उसने एक वॉइस नोट के जरिए रिप्लाई किया, जिसमें उसने बताया, यह घर आने के बाद से लगातार दरवाजा खरोंच रहा था, इसलिए मैं इसे नीचे टहलाने ले गई। लेकिन जैसे ही हम बाहर पहुंचे, यह अचानक एक अजनबी के शॉपिंग बैग में कूद कर बैठ गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो अजनबी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पापा थे और मैं उनके पीछे भागकर सरेआम अपनी बिल्ली वापस नहीं छीन सकती थी। इसलिए मैं बस चुपचाप उनके पीछे पीछे चलती रही और देखा कि ये बड़े आराम से तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हो गया। उसकी ये बात सुनते ही मेरी हंसी छूट गई। मेरे पापा हमेशा से थोड़े भुलक्कड़ स्वभाव के रहे हैं। उन्हें शायद बस इतना महसूस हुआ होगा कि सारी बात सुनते ही के लिए जाकर थैला थोड़ा भारी हो गया है, पर उन्होंने एक बार भी अंदर झांकने की जहमत नहीं उठाई। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, शायद इसी को किस्मत कहते हैं। इसकी इस हरकत ने मुझे इसे दोबारा चुपके से घर के अंदर लाने की बड़ी मुसीबत से बचा लिया। बाय मिंगबिंग का मैसेज आया।
तो क्या मैं कभी कभी इसे देखने तुम्हारे घर आ सकती हूँ? आखिर कुछ दिनों के लिए ही सही, मैं इसकी मालकिन तो रही हूँ। मैंने अपने पूरे दिन का शेड्यूल चेक किया और लिखा, हाँ क्यों नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम किसी भी वक्त आ सकती हो, बस तब आना जब मेरे मम्मी पापा काम पर बाहर गए हो। देर रात सोने से ठीक पहले उसका एक आखिरी मैसेज आया, ठीक है तो फिर तुम जल्दी सो जाओ, गुड नाइट। उसकी आवाज माइक के बेहद करीब थी, जिसमें एक अजीब सा भारीपन और मखमली गर्माहट थी। न जाने क्यों उसे सुनते ही मेरे कान एक बार फिर अजीब तरह से गर्म होने लगे। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस वॉइस मैसेज को हमेशा के लिए सेव कर लिया। बेशक ऐसा इसलिए नहीं था कि मेरे दिमाग में कोई गलत ख्याल चल रहे थे, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी आवाज वाकई बेहद खूबसूरत थी। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने सबसे पहले अपना फोन चेक किया। स्कूल का क्लास ग्रुप मैसेजेस से पूरी तरह भरा हुआ था, मानो वहाँ कोई ब्लास्ट हुआ हो। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। इस नए साल में एक और बहादुर आशिक ने बाई मिंगबिंग को प्रपोज कर दिया है। किसी दूसरे लड़के ने नीचे कमेंट किया, अरे रुको, उस पिछले वाले बहादुर आशिक का क्या हुआ? क्या वो कहानी बिना किसी अंजाम के ही खत्म हो गई? असल में बाई मिंगबिंग और मैं एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे। हमारे फर्स्ट ईयर से ही उसके पीछे भागने वाले लड़कों की कतार इतनी लंबी थी कि शायद पूरा देश पार हो जाए, लेकिन किसी ने भी आज तक उसे किसी लड़के को भाव देते हुए नहीं देखा था। लोग हमेशा दबी जुबान में कहते थे कि उसके दिल में कोई बहुत खास इंसान रहता है, कोई ऐसा जिसे वो आज तक कभी भुला नहीं पाई है। क्लास ग्रुप में अचानक गॉसिप्स का बाजार गर्म हो गया। हर कोई ये जानने के लिए बेताब था कि आखिर वो कौन है जिसे बाई मिंगबिंग का व्हाइट मूनलाइट यानी उसका पहला और सच्चा प्यार कहा जाता है। वो कौन सा खुशनसीब इंसान हो सकता है जिसे बाई मिंगबिंग ने इतने सालों से अपने दिल में छुपा कर रखा है। जब मैंने लोगों को दोबारा उसके प्रपोजल के बारे में बात करते देखा तो एक पल के लिए मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने स्क्रीन पर वो दो शब्द पढ़े, व्हाइट मूनलाइट, न जाने क्यों मेरे अंदर की वो बेचैनी अचानक शांत हो गई। मैंने पूरी उत्सुकता के साथ कन्फेशन पेज के उस नए पोस्ट को खोला। इस बार पोस्ट करने वाले ने अपना नाम नहीं छुपाया था, वो अनाम नहीं था, उसका यूजर नेम था बाई चुआन और उसकी प्रोफाइल पिक्चर से वो एक बेहद शांत, संस्कारी और हैंडसम लड़का लग रहा था। उसके पोस्ट में सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, लेकिन वो पूरी महफिल को हिला देने के लिए काफी थी, बाई मिंगबिंग, मैं वापस आ गया हूँ। लोग तुरंत उसकी प्रोफाइल की जासूसी करने लगे और किसी ने ग्रुप चैट में एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। वो बाई मिंगबिंग की एक तस्वीर थी जिसे किसी ने बिल्कुल बॉयफ्रेंड वाले एंगल से क्लिक किया था। उस फोटो के आते ही पूरी चैट में जैसे आग लग गई। सबने एक सुर में मान लिया कि यही वो पुराना और मशहूर व्हाइट मूनलाइट है जिसे बाई मिंगबिंग आज तक अपने दिल से नहीं निकाल पाई है। मैं अपने फोन की स्क्रीन को बस देखता रहा और मेरे अंदर जो एक अजीब सी हलचल चल रही थी वो अचानक पूरी तरह थम गई। इससे पहले जब उसने अपनी बिल्ली का नाम फेंग युआन रखने की बात कही थी तो मुझे सचमुच ऐसा लगा था मानो वो जानबूझकर मुझ पर निशाना साध रही है, लेकिन अब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो चुका था। यहाँ तक कि जब बाई मिंगबिंग ने पहली बार मुझे अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया था और वो अजीब बातें कही थी, वो भी शायद इसलिए था क्योंकि जब मैंने बिल्ली के खोने का पोस्ट डाला था तो उसमें एक ऐसा मीम स्टिकर इस्तेमाल किया था जो बिल्कुल बाई चुआन के बात करने के अंदाजा से मैच करता था। उसने शुरू से ही मुझे कोई और समझने की गलती कर दी थी। तभी कुछ दिनों बाद अचानक मेरे फोन पर बाई मिंगबिंग का कॉल आया। मैंने फोन उठाया और पूछा कि क्या कोई खास बात है। उसकी आवाज हमेशा की तरह बिल्कुल शांत और बेपरवाह थी। उसने कहा, मैं तुम्हारे घर के आसपास ही थी तो मैंने सोचा क्यों ना उस मोटी बिल्ली से मिलती चलूं। क्या तुम घर पर हो? मैं फोन हाथ में लिए पूरे घर में घूमा और हर कमरे को चेक किया। पापा बाहर गए हुए थे, मम्मी अपनी महजों की महफिल में बिजी थी और पूरा घर बिल्कुल खाली था। मैंने उससे कहा, तुम सीधे अंदर आ जाओ। मेरी बात सुनते ही फोन के दूसरी तरफ से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई और उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मुझे कुछ सेकंड बाद इस बात का एहसास हुआ कि जो बात मैंने कही वो इस सिचुएशन में कितनी अजीब और संदिग्ध लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मैं उसे छुपकर सबके पीछे से अपने घर बुला रहा हूँ। मैंने अपने हाथ से अपना माथा पीटा और अपने ही मुंह को कोसा। फिर अपने चेहरे की उस गर्मी को शांत करने के लिए आधा ग्लास बर्फ का पानी पी गया। वो बहुत जल्दी मेरे घर पहुंच गई। मैंने कभी उससे पूछा नहीं था कि वो कहाँ रहती है, पर लगता है उसका घर ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि हमारा वो कैफा अब पूरी तरह से बिगड़ चुका था और उसकी वफादारी अपनी पुरानी मालकिन के लिए बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। बाई मिंगबिंग ने उसे खिलौनों से चिढ़ाने की कितनी भी कोशिश की, पर उस मोटे नारंगी बिल्ले ने बड़े ही घमंड से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और उसे ऐसे इग्नोर किया मानो वो वहाँ खड़ी ही ना हो। बाई मिंगबिंग को इस बात पर जरा भी गुस्सा नहीं आया। वो नीचे झुकी, कैफा की ठुड्डी के नीचे सहलाया और बोली, मैंने सुना कि तुम्हारी मम्मी ने इसका नया नाम कैफा रख दिया है। उसने मुस्कुराते हुए आगे कहा, सच कहूँ तो मुझे इसका पुराना नाम ज्यादा पसंद था। मैंने बस एक फीकी सी मुस्कान दी और उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कमरे का माहौल अचानक बेहद शांत और अजीब हो गया। किस्मत से वो ज्यादा देर वहाँ नहीं रुकी। जाने से पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला और मेरे हाथ में एक छोटा बेहद खूबसूरती से बना हुआ गुड लक चार्म नजर बट्टू थमा दिया। खिड़की से आती सर्दियों की धूप उसके काले बालों पर चमक रही थी और वो बड़े ही कैजुअल अंदाज में उसके लाल धागे को सेट कर रही थी। उसने कहा, मैं कुछ दिन पहले मंदिर गई थी और वहाँ से इसे लाई हूँ। लोग कहते हैं यह काफी असरदार है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया
उसे अपने हाथ में लिया और पूछा, क्या तुमने ऐसा ही एक अपने लिए भी लिया है? उसने मेरी बात को हवा में उड़ाते हुए कहा, जब तक तुम सुरक्षित हो मेरे लिए उतना ही काफी है। और फिर उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और उस दरवाजे के बंद होते ही वो खूबसूरत धूप और उसका वो अक्स दोनों ही मेरी नजरों से ओझल हो गए। मैं वहीं खड़ा उस चार्म को हाथ में लिए देखता रहा, जबकि मेरा दिल मेरी छाती के अंदर इस कदर जोर जोर से धड़क रहा था मानो वो पसलियों को तोड़कर बाहर आ जाएगा। मैंने खुद को समझाया कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। मैंने अपने सीने को थोड़ा सहलाया और खुद को शांत करने के लिए थोड़ा और ठंडा पानी पिया। लेकिन दोपहर होते होते क्लास ग्रुप में एक बार फिर तहलका मच गया। मैंने चैट खोली तो देखा कि वहां एक और नया कन्फेशन पोस्ट शेयर किया गया था। ऐसा लग रहा था मानो इस नए साल में तीसरा बहादुर आशिक भी मैदान में उतर चुका था। लेकिन यह पोस्ट बाकी सबसे देखने को मिल दिया बिल्कुल अलग था। इस पोस्ट ने पूरे स्कूल के फोरम को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि इस बार बाई चुआन नाम के उस अकाउंट ने सरेआम बेहद सीधे शब्दों में बाई मिंगबिंग को प्रपोज किया था। किसी ने वही पुरानी तस्वीर दोबारा ग्रुप में शेयर कर दी थी। उस फोटो में वो लड़का बेहद लंबा, स्लिम और साफ सुथरे तीखे नैन नक्श के साथ बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। बाई मिंगबिंग के बगल में खड़ा वो लड़का बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो वे दोनों किसी कोरियन ड्रामा के परफेक्ट कपल हो, जिनकी जोड़ी स्वर्ग में बनी हो। मैंने बड़े ही शांत अंदाज में उस गुड लक चार्म को अपनी दराज के अंदर रख दिया। तो यही था वो इंसान जिसका वो इतने लंबे समय से इंतजार कर रही थी। दोपहर की वो धूप धीरे धीरे कमरे से जा चुकी थी और जैसे ही वो रोशनी गायब हुई, कमरे में एक अजीब सा सूनापन और ठंडक पसर गई। मैंने आधे सोए हुए कैफा को उठाया और उसे गर्म कंबल के अंदर अच्छे से सुला दिया। फिर मैंने उसके उस गोल मटोल शरीर को देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कैफा, तुम्हारा असली मालिक वो व्हाइट मूनलाइट अब वापस लौट आया है। अब ऐसा लगता है कि उसके पास तुमसे मिलने आने का बिल्कुल समय नहीं होगा। बिल्ली ने बस धीरे से म्याऊ किया, आलस में अपना पंजा चाटा और अपनी गोल गोल आंखों से मुझे देखने लगी। मैंने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, कल मैं तुम्हारे लिए मीट के कुछ अच्छे कैन खरीद कर लाऊंगा, चाहे तुम्हारा वो पुराना मालिक तुम्हें या सब कुछ भूल जाए, पर तुम मुझे भूलने की गलती मत करना, समझे? जैसे ही उसके कान में कैन शब्द पड़ा, उसकी नींद गायब हो गई और वो बिना किसी शर्म के अपना सिर मेरे हाथ पर रगड़ने लगा, मानो वो मेरी एक एक बात अच्छी तरह समझ रहा हो। और फिर उस दिन के बाद से बाई मिंगमिंग ने कभी भी मेरे घर आकर बिल्ली से मिलने का जिक्र तक नहीं किया। दूसरी राह से अपना साम्राज्य घोषित कर दिया था। हर रात वो बड़ी चालाकी से अपने पंजे से दरवाजा धक्का देकर खोलता, बेड पर चढ़ता और ऐसे सो जाता मानो वो इस जगह का किराया देता हो। सर्दियों की वो छुट्टियां अब मेरे लिए बेहद बोरिंग और दर्दनाक हो चुकी थी। इसलिए मैं अपना टाइम पास करने के लिए स्कूल के ऑनलाइन फोरम पर स्क्रॉल करने लगा। वहाँ जितने भी सबसे हॉट और ट्रेंडिंग पोस्ट थे, वे सब के सब बाई मिंगबिंग और बाई चुआन के बारे में थे। लोग लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि उन्होंने उन दोनों को शहर के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में एक साथ घूमते हुए देखा है। वे उस लड़के को बेहद लंबा और हैंडसम और लड़की को बेहद कड़क और खूबसूरत बता रहे थे और कह रहे थे कि उनकी जोड़ी इतनी परफेक्ट है कि वो इस असली दुनिया की लगती ही नहीं। इन सब बातों को पढ़ते पढ़ते न जाने क्यों मेरे अंदर बाई मिंगबिंग के पास्ट को जानने की एक अजीब सी उत्सुकता पैदा हो गई। मैंने स्कूल का वो पुराना एलुमनाई को अच्छे से में भी अपने काम करते हैं और कह रहे थे कि कुछ ना ने में आप आपको नाम करते हैं, आप आपको देख सकते हैं, और कह रहे थे कि कुछ ना से में आर्काइव खोल लिया। और सच कहूँ तो वो कोई ऑनलाइन फोरम नहीं, बल्कि मिडिल स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक की उसकी जिंदगी की एक पूरी बायोग्राफी जैसा लग रहा था। उसके बारे में छोटी से छोटी कहानी को वहाँ बड़े ही डिटेल में लिखा गया था। कुछ लोगों ने, जो खुद को उसका पुराना क्लासमेट बता रहे थे, लिखा था कि वो बचपन से ही इतनी अट्रैक्टिव और सबका ध्यान खींचने वाली थी कि मिडिल स्कूल में लोग उससे काफी जलते थे। खासकर जलने वाली लड़कियों ने उसे बहुत परेशान किया था, जिसकी वजह से उसका स्वभाव स्वाभाविक रूप से थोड़ा ठंडा और दूर रहने वाला हो गया था। यूनिवर्सिटी की बातें तो और भी सिंपल थी। वहाँ सिर्फ उसका चेहरा ही काफी था, तीखे और खूबसूरत नैन नक्श, एक शांत और बेहद अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। वो एक ऐसी इंसान थी जिसे चाहकर भी कोई अनदेखा नहीं कर सकता था, चाहे वो कोई भी हो। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, कैफा के उस सॉफ्ट और फूले हुए चेहरे को हल्के से भींचा और बुदबुदाया, तुम्हारा पुराना मालिक सचमुच स्कूल के दिनों में एक लीजेंड था। बेशक मैं इंटरनेट पर चल रही हर अफवाह पर आंख मूंद कर यकीन नहीं करता था, लेकिन उन सारे पोस्ट को पढ़ने के बाद मैं एक बहुत ही साफ और पक्के नतीजे पर पहुंच चुका था कि बाई मिंगबिंग और बाई चुआन के बीच कोई ना कोई अधूरी कहानी जरूर थी, जो अब पूरी होने जा रही थी। हाँ, वे दोनों सचमुच एक साथ बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। जहाँ तक मेरी बात थी, मैंने अपने चेहरे पर कंबल खींच लिया और अपने आप से ही चिढ़ने लगा। भला मैं इन सब बातों के बारे में सोच ही क्यों रहा था? मेरे और बाई मिंगबिंग के बीच का कनेक्शन तो बस एक बिल्ली की वजह से था। हमें मामूली दोस्त कहना भी असलियत को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश करने जैसा होता। मैं सचमुच बिना किसी वजह के ओवर थिंकिंग कर रहा था। इसके बाद एक और हफ्ता बड़े ही शांत अंदाजा रहेगा मैं गुजर गया। इस बीच कुछ खास नहीं हुआ, सिवाय इसके कि हमारा कैफा पहले से भी ज्यादा मोटा और गोल मटोल हो चुका था। मेरी ये छुट्टियां ठहरे हुए पानी की तरह थी, जिसमें कोई हलचल नहीं थी। रोज रोज घर पर बैठे रहना मुझे पागल बना रहा था, इसलिए मैंने अपने फोन पर मूवी टिकट बुक की और अकेले ही एक कॉमेडी फिल्म देखने जाने का फैसला किया। फिल्म शुरू होने से पहले
मैं पॉपकॉर्न काउंटर पर रुका और कतार में खड़ा हो गया। जब तक मैं थिएटर के अंदर पहुंचा, फिल्म शुरू हो चुकी थी। अंदर पूरा अंधेरा था और मुझे झुककर बड़े ही ध्यान से सीढ़ियों पर कदम रखते हुए आखिरी रो में अपनी सीट की तरफ बढ़ना पड़ रहा था। जैसे ही मैं आइजल रास्ते की एक सीट के पास से गुजरा, मेरा पैर अचानक किसी के लंबे और फैले हुए पैरों से टकरा गया। ठीक उसी पल जब मुझे लगा कि मैं अब पूरे थिएटर के सामने मुंह के बल गिरकर अपनी फजीहत कराने वाला हूँ, तभी अंधेरे में से एक ठंडे हाथ ने बड़ी मजबूती से मेरी बाह पकड़ी और मुझे संभाल लिया। मैंने अपना बैलेंस बनाया, राहत की सांस लेते हुए थैंक्स कहा और जैसे ही अपना सिर घुमाया, मेरी नजरें सीधे बाई मिंगबिंग की आंखों से जा टकराई, जो अंधेरे में स्क्रीन की रोशनी से हल्की सी चमक रही थी। उसने मुझे देखा और पूछा, तुम भी अकेले ही फिल्म देखने आए हो? मैंने तुरंत उसके उस शब्द भी को पकड़ लिया और उसकी बगल वाली खाली सीट की तरफ देखा। वहां बाई चुआन का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। इसलिए मैंने बेहद दबी आवाज में पूछा, तुम्हारा वो व्हाइट मूनलाइट तुम्हारे साथ नहीं आया? उसने अपनी एक भौं ऊपर उठाई और शरारती अंदाज में कहा, मैंने तुमसे पहले पूछा था। मैंने अपनी आवाज और धीमी की ओर बुदबुदाया, मैं सिंगल हूँ। अगर मैं अकेला नहीं आऊंगा तो भला और कौन मेरे साथ आएगा? कुछ ही देर में फिल्म का सबसे मजेदार और हंसने वाला सीन आ गया और उसने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए उस बातचीत को वहीं खत्म कर दिया। सच कहूँ तो फिल्म वाकई बहुत मजेदार थी, लेकिन भाई मिंगबिंग के ठीक बगल में बैठे होने की वजह से मेरा ध्यान स्क्रीन पर टिक ही नहीं पा रहा था। उसके बदन से आने वाली वो जानी पहचानी खुशबू बार बार मेरी तरफ तैर कर आ रही थी। सर्दियों की वो ठंडी नींबू और पुदीने की मिली जुली महक, जो बहुत तेज तो नहीं थी लेकिन उसे अनदेखा करना नामुमकिन था। वो खुशबू बेहद हल्की थी, पर वो बार बार मेरे ध्यान को अपनी तरफ खींच रही थी। जब भी मैं थोड़ा सा भी हिलता, वो महक और साफ होकर मेरे नथुनों से टकराती। तभी हमारी रो में बैठा एक आदमी वॉशरूम जाने के लिए खड़ा हुआ और उसके जाते ही बाई मिंगबिंग अचानक मेरे और करीब झुक आई। उसकी आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास गूंजी, मैं तुमसे यह बात पिछली बार भी पूछना चाहती थी। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो उसने आगे कहा, जब भी तुम मेरे आसपास होते हो तो तुम हमेशा एक छोटे पिल्ले की तरह हर तरफ ऐसे नाक सिकोड़कर क्या सूंघते रहते हो। तभी मुझे लगा था कि मैं ये सब बहुत छुपा कर रहा हूँ, लेकिन पता चला कि उसकी पहनी नजरों से कुछ भी नहीं छुपा था। मेरा पूरा चेहरा पल भर में शर्म से तमतमा उठा। वो सचमुच ऐसा तो नहीं सोच रही थी ना कि मेरी कोई ऐसी अजीब और गंदी आदत है? भला कौन सा नॉर्मल कॉलेज का लड़का किसी लड़की को इस तरह छुप छुप कर सूंघता रहेगा? मैंने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की और कहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मुझे बस तुम्हारे परफ्यूम की महक बहुत अच्छी लगती है। मैं तो बस उसका ब्रांड नेम पूछना चाहता था ताकि मैं भी वैसा ही एक अपने लिए खरीद सकूं। लेकिन जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मुझे एहसास हुआ कि मैंने बात संभालने की बजाय उसे और ज्यादा बिगाड़ दिया है। बाई मिंगबिंग ने एक बेहद धीमी और जानलेवा हंसी हंसी, पर मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना चेहरा वापस स्क्रीन की तरफ घुमा लिया। इसके बाद की पूरी फिल्म मेरे लिए एक सजा जैसी बन गई। मैं एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन पर फोकस नहीं कर पाया। जब फिल्म खत्म हुई तो मुझे यह तक नहीं पता था कि आखिरी सीन में हुआ क्या था। मैं जितनी तेजी से हो सके वहां से भागने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन तभी पीछे से बाई मिंगबिंग ने मुझे आवाज दी। उसने कहा, Want to see you। मैं पूरी तरह से अपनी जगह पर जम गया और पीछे मुड़ा। क्या? उसने अपनी चमकीली आंखों से सीधे मेरी तरफ देखा और बड़े ही शांत अंदाज में बोली, यही उस परफ्यूम का नाम है। Want to see you, तुम्हें देखना चाहता हूँ। और ठीक उसी पल थिएटर की सारी लाइट्स ऑन हो गईं। मैं मुंह में ही कुछ शुक्रिया जैसा बुदबुदाया और भीड़ के बीच इस तरह गायब हो गया मानो मैं किसी क्राइम सीन से दुम दबाकर भाग रहा हूँ। घर पहुंचकर मैंने सचमुच एक बेवकूफ की तरह इंटरनेट पर Want to see you नाम के परफ्यूम को खोजना शुरू कर दिया। मैंने हर शॉपिंग ऐप, हर वेबसाइट और यहाँ तक कि रैंडम सर्च इंजनों पर भी उसे ढूंढा, पर मुझे कुछ नहीं मिला। उस नाम का कोई परफ्यूम वजूद में ही नहीं था, खासकर नींबू और पुदीने की महक वाला तो बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब था कि बाई मिंगबिंग ने मुझसे बड़े आराम से झूठ बोला था। पर आखिर क्यों? मैं काफी देर तक अपने फोन की स्क्रीन को देखता रहा, यहाँ तक कि मैंने उससे इस बारे में पूछने के लिए एक मैसेज भी टाइप कर लिया, पर अंत में मैंने उसे डिलीट कर दिया। शायद वो नाम भूल गई होगी, या शायद वो मुझे बताना ही नहीं चाहती थी और उसने मनगढ़ंत नाम ले लिया था। ज्यादा पूछताछ करना मुझे उसकी नजरों में अजीब और परेशान दिखा देता। अपनी उस झल्लाहट और गुस्से को शांत करने का मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा, तो मैंने सारा गुस्सा कैफा पर निकाल दिया। मैंने उसके गोल मटोल शरीर को पकड़ा और उसे पागलों की तरह सहलाने और दबोचने लगा। जब पापा काम से घर लौटे तो उन्होंने कैफा को एक बिखरे हुए रोएंदार गोले की तरह देखा और उसकी तरफ बेहद सीरियस होकर बोले, अरे क्या कैफा आज कोई नया हेयर स्टाइल ट्राई कर रहा है? मैंने तुरंत झेपते हुए उसके बालों को वापस सीधा करना शुरू कर दिया। पापा आगे बढ़े और उन्होंने अम्यूजमेंट पार्क मनोरंजन पार्क के 2 टिकट सीधे मेरे हाथ पर पटके और बोले, मेरे एक दोस्त ने मुझे ये दिए हैं, रोज रोज घर में पड़े पड़े सड़ना बंद करो, अपने किसी क्लासमेट को साथ लो, बाहर जाओ और थोड़ी ताजी हवा खाकर आओ। मैंने उनकी आंखों के उस गहरे और इशारेबाज अंदाजों को पूरी तरह इग्नोर किया और टिकट्स को देखा। 2 जवान लड़के एक साथ अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं, ये सुनने में ही बेहद अजीब और फनी लग रहा था। इसलिए मैंने बिना कोई वक्त गंवाए तुरंत एक सेकंड हैंड सामान बेचने वाली ऐप खोली और उन टिकट्स को बेचने के लिए लिस्ट कर दिया।
2 मिनट के अंदर ही वे टिकट्स बिक गए। चूंकि वे डिजिटल टिकट्स थे, मैंने बस उनके QR कोड का स्क्रीनशॉट लिया और खरीदार को भेज दिया। खरीदार ने भी बड़े ही संस्कारी अंदाज में मुझे जवाब में एक गुलाब का इमोजी भेजा। पर कहानी में ट्विस्ट 2 दिन बाद आया, जब बाई मिंगबिंग ने मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा, क्या तुम कल फ्री हो? क्या हम एक साथ अम्यूजमेंट पार्क चल सकते हैं? उसकी आवाज सुनते ही मेरी आंख का कोना फड़कने लगा और मेरे दिमाग में एक बहुत ही बुरा ख्याल आया। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, यह मत कहना कि तुम हैप्पी वैली जाने का प्लान बना रही हो। उसका जवाब तुरंत आया, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। मैंने कांपती उंगलियों के साथ उस खरीदार की प्रोफाइल खोली जिसने मुझसे वो टिकट्स खरीदे थे। वहाँ लिखा था फीमेल, लोकल, हाइट 172 सेमी। सारा मामला एक झटके में साफ हो चुका था। वो कोई और नहीं बल्कि बाई मिंगबिंग का ही एक फेक अकाउंट था। लोग इंटरनेट पर अपनी पहचान और बाकी चीजों के बारे में झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपनी हाइट के बारे में कभी नहीं। लंबी लड़कियां उस कॉलम को कभी खाली नहीं छोड़ती, बल्कि वो उसे बड़े गर्व से हाईलाइट करती हैं। तो ये सब क्या था? मैंने टिकट्स बेचकर पैसे भी कमा लिए थे, मुझे अम्यूजमेंट पार्क जाने का एक फ्री मौका भी मिल रहा था और शायद स्कूल की सबसे कड़क हसीना के साथ एक डेट भी तय हो रही थी। हालांकि ये सुनने में एक बहुत ही फायदे का सौदा लग रहा था, लेकिन मुझ में अभी भी थोड़ी समझदारी बाकी थी। इसीलिए मैंने बेहद मजबूती से उसके इस इन्विटेशन को रिजेक्ट कर दिया। फिर एक बहुत ही समझदार लव गुरु की तरह मैंने पूरे सीरियस अंदाज में जवाब लिखा, अम्यूजमेंट पार्क एक ऐसी जगह है जहां तुम्हें उस इंसान के साथ जाना चाहिए जिसे तुम इतने समय से अपने दिल में याद कर रही हो, मेरे साथ नहीं। उसका रिप्लाई इस बार और भी तेजी से आया, तुम्हें किसने कह दिया कि भाई चुआन मेरा बॉयफ्रेंड है? ये पढ़ते ही मेरा दिल इस कदर जोर जोर से धड़कने लगा कि मुझे कसम से लगा कि इसकी आवाज पड़ोसियों तक पहुंच जाएगी। मैंने अपना थूक निगला और अनजान बनने का नाटक करते हुए लिखा, ज्यादा भोली मत बनो, पूरे स्कूल को पता है कि भाई चुआन ही तुम्हारा वो पुराना व्हाइट मूनलाइट है। इसके जवाब में जब उसका वॉइस नोट आया तो ऐसा लग रहा था मानो वो गुस्से और झुंझलाहट में हंस रही हो और बैकग्राउंड में काफी शोर था। उसने कहा, पिछली बार जब मैं तुम्हारे कमरे की खिड़की से बाहर कूद रही थी तब मैंने तुमसे साफ साफ पूछा था कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, और तुमने आज तक मुझे उस बात का सीधा जवाब नहीं दिया है। मैं उस मैसेज को देखता रह गया, मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। भला मैं इस बात का क्या जवाब देता? क्या बाई मिंगबिंग सचमुच उस टाइप की लड़की थी जो अपने दिल में किसी और को बसाकर रखती है और साथ ही किसी दूसरे लड़के के साथ भी इस तरह फ्लर्ट करती है? जब उसका वो व्हाइट मूनलाइट वापस आ चुका था तो वो फिर भी मेरे पास आकर इस तरह मेरे दिमाग से क्यों खेल रही थी? जैसे ही मुझे गुस्सा आया, मैंने अपने दांत भींचे और एक बेहद कड़क और रूखा मैसेज टाइप करके भेज दिया, क्योंकि तुम्हारे उस व्हाइट मूनलाइट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर तुम्हें अपना घोषित कर दिया है, तो एक कमिटेड इंसान होने के नाते तुम्हें दूसरे लड़कों से एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मुझे लगा कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही और जायज था, लेकिन अगले ही सेकंड स्क्रीन पर बाई मिंगबिंग की वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट चमक उठी। मैं अचानक घबरा गया, मेरा अंगूठा स्क्रीन पर फिसला और गलती से कॉल रिसीव हो गई। स्क्रीन एक सेकंड के लिए हिली और फिर कैमरे के सामने सोने के फ्रेम का चश्मा पहने एक लड़का दिखाई दिया, जिसका चेहरा बेहद शांत और संस्कारी था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा तीखापन था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो फेंग युआन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं, मेरा नाम बाई चुआन है। बेशक ये वही लड़का था जिसे इंटरनेट पर हर कोई बाई मिंगबिंग का व्हाइट मूनलाइट कह रहा था, लेकिन उस नाम को सुनते ही जिस किसी के पास भी थोड़ा सा दिमाग होगा वो तुरंत समझ जाता कि इसका बाई मिंगबिंग से कोई ना कोई गहरा खून का रिश्ता है। मैंने 2 सेकंड तक स्क्रीन को घूरा और फिर बेहद सावधानी से पूछा, सुनिए, क्या आप और बाई मिंगबिंग भाई बहन है? बाई चुआन ने अपने चश्मे को थोड़ा सेट किया और हंसते हुए बोला, भाई बहन? अरे नहीं नहीं, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तभी अचानक कैमरे के फ्रेम में एक हाथ अंदर आया। उसने फोन को झपटकर अपनी तरफ खींचा और स्क्रीन पर बाई मिंगबिंग का बेहद चिढ़ा हुआ चेहरा सामने आ गया। उसने कहा, हम दोनों जुड़वा ट्विंस हैं, इसकी बकवास बातों पर ध्यान मत दो। बाई चुआन पीछे से जोर से हंस पड़ा और मेरा दिल जो पिछले कुछ मिनटों से किसी रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रहा था, आखिरकार शांत हुआ। तभी बाई चुआन ने दोबारा कैमरे के सामने अपना मुंह घुसाया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, तो तुम ही फेंग युआन हो ना? मेरी इस नखरेबाज और परेशान करने वाली छोटी बहन ने तुम्हें काफी तकलीफ दी होगी, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं एक बहुत ही सीधा साधा इंसान हूँ, इसलिए मैं सीधे मुद्दे की बात करूंगा। क्या तुम मेरी बहन को शादी के इरादे से डेट करना पसंद करोगे? ये सुनते ही मैं अपनी जगह पर पूरी तरह से सुन्न रह गया। मेरा मुंह आधा खुला का खुला रह गया और मेरे गले से बस एक अजीब सी उलझन भरी आवाज निकली, हाँ। बाई मिंगबिंग ने तुरंत फोन को अपनी तरफ खींचा और मैं बैकग्राउंड में उसके चिल्लाने की आवाज सुन सकता था। वो अपने भाई से कह रही थी कि क्या वो पागल हो गया है और उसे हिदायत दे रही थी कि वो मुझे डराकर भगाए मत। लेकिन सच कहूँ तो उनकी ये बातें सुनकर मेरी घबराहट और ज्यादा बढ़ गई थी। तभी बाई चुआन ने पीछे से बड़े गर्व से कहा, क्या तुम साइकोलॉजी मनोविज्ञान जानते हो? इसे टूटी हुई छत का
सिद्धांत ब्रोकन रूफ इफेक्ट कहते हैं, पहले सामने वाले के सामने कोई बहुत बड़ी और नामुमकिन मांग रखो जैसे कि शादी, और फिर थोड़ा पीछे हटकर छोटी मांग रख दो जैसे कि डेटिंग। इस मुकाबले में सामने वाले को डेटिंग की बात अचानक बहुत आसान और मानने लायक लगती है। मेरे पास अब कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे, इसलिए मैंने सीधे फोन के माइक की तरफ मुंह किया और कहा, एक्चुअली मैं आप दोनों की एक एक बात बिल्कुल साफ सुन सकता हूँ। ये सुनते ही उन दोनों की तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। बाई मिंगबिंग ने फोन को दोबारा सीधा किया और स्क्रीन के पार से मुझे देखने लगी। उसके कान इस वक्त हल्के से लाल हो चुके थे। उसने पूछा, तो क्या तुम कल अम्यूजमेंट पार्क आ रहे हो? मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें आमने सामने मिलकर कहना चाहती हूँ। ये कहते हुए उसकी नजरें अचानक मेरे पीछे गईं, जहाँ वो मोटी बिल्ली मेरे बेड पर बड़े ही बेपरवाह अंदाज में पैर फैलाकर सो रही थी। उसने अपनी आंखें छोटी की। यह सुअर जैसी बिल्ली फिर से तुम्हारे बेड पर क्यों सो रही है? मैंने तुरंत कैफा के उस गोल सिर को अपने हाथ से छुपाया और कहा, अगर बेड पर नहीं सोएगी तो भला और कहाँ सोएगी? और वैसे भी इस कड़कड़ाती ठंड में यह मेरे लिए एक नेचुरल हीटर का काम करती है। बाय मिंगबिंग ने अपनी आंखें खतरनाक तरीके से सिकोड़ी और बोली, मेले के उस खेल में हम दोनों को तुमने एक ही रिंग से जीता था, लेकिन हमारे साथ तुम्हारा ये बर्ताव इतना अलग क्यों है? मैंने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उसी के शब्दों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए कहा, ये बात तो तुमने खुद ही कही थी, बिल्ली मेरी हो सकती है पर वो इंसान नहीं। फोन के पीछे से मुझे बाय चुआन के दबी हुई हंसी की आवाज आ रही थी। बाय मिंगबिंग ने एक गहरी सांस ली, फिर उसकी आंखों में एक बेहद तीखा और गहरा अंदाजा उभर आया। उसने सीधे मुझसे कहा, मैं अपनी वो बात कल वापस लेती हूँ। उस मोटी बिल्ली को घर पर ही छोड़ देना। कल रविवार को अम्यूजमेंट पार्क में मैं पूरी तरह तुम्हारी हूँ। अगले दिन सुबह सूरज तो चमक रहा था, लेकिन चलने वाली वो बर्फीली हवा इतनी तेज थी मानो वो हड्डियों को चीर कर रख देगी। मैंने एक बहुत ही मोटा और भारी कोट पहन रखा था और जैसे ही मैंने घर से बाहर पहला कदम रखा, उस ठंडी हवा ने मुझे वापस अंदर ढकेलने की पूरी कोशिश की। जब मैं खुद को एक भालू की तरह कपड़ों में लपेटकर बिल्कुल सही समय पर अम्यूजमेंट पार्क के मेन गेट पर पहुंचा, तो मैंने देखा कि बाई मिंगबिंग वहाँ पहले से खड़ी थी। उसने एक लंबा काला कोट पहन रखा था जिसके अंदर सिर्फ एक पर्पल कलर का टॉप था और नीचे उसने हैवी विंटर जैकेट्स की बजाय सिर्फ टाइट्स पहन रखी थी, जो उस कड़कड़ाती ठंड में बाकी सब लोगों के बीच बिल्कुल अलग और अजीब लग रही थी। मैं अपनी भौहें सिकोड़कर उसके पास पहुंचा और पूछा, क्या तुम सचमुच इस ठंड में फैशन के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही हो? क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? उसने अपने कांपते हुए होठों को एक साथ भींचा और बड़े ही अड़ियल अंदाज में बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं इसे संभाल सकती हूँ। हम मुड़े और एंट्री गेट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी अचानक हवा का एक बहुत ही तेज और बर्फीला झोंका हमारे पास से गुजरा और अगले ही पल उसने जोर से छींक दिया, जिससे उसका वो पूरा कड़क और कूल इमेज पल भर में मिट्टी में मिल गया। मैंने उसे बिल्कुल अवाक होकर देखा। तो यही है तुम्हारा इसे संभालना? देखना कहीं एक ही दिन में सीधे हॉस्पिटल न पहुंच जाओ। सच कहूँ तो मुझे उन लोगों की समझ पे तरस आता है जो इस तरह के मौसम में अम्यूजमेंट पार्क घूमने आते हैं। अगर इस कड़कड़ाती ठंड में कोई रोलर कोस्टर की सवारी कर ले तो वो नीचे उतरते ही एक बर्फ का पुतला बन जाएगा। लेकिन ठीक उसी समय बाई मिंगबिंग ने दूर दिख रहे रोलर कोस्टर के ट्रैक की तरफ इशारा किया और मुझसे पूछा, क्या तुम उसे ट्राई करना चाहते हो? मैंने उसे बिल्कुल ब्लैंक होकर देखा। मैं यहाँ रोमांस के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा हूँ या तुम्हें इस हवा के बवंडर से अभी भी तसल्ली नहीं मिली है? जब मैंने चुपचाप अपनी गर्दन हिलाकर मना कर दिया तो उसके चेहरे पर साफ तौर पर निराशा झलकने लगी। उसने फिर पूछा, तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? पायरेट शिप, ड्रॉप टॉवर या वो गोल घूमने वाला झूला कारूसेल? मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी बात बीच में ही काटी। मुझे आज सिर्फ यही राइड लेनी है। बेशक। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पूरे अम्यूजमेंट पार्क में सिर्फ वही एक ऐसी राइड थी जो इंडोर अंदर थी और जहां हीटर चल रहा था। आखिरकार बाई मिंगबिंग और मैं दोनों उस इंडोर कैरोसेल में प्लास्टिक के सफेद घोड़ों पर बैठ गए। हमारे आस पास छोटे छोटे बच्चे मजे में चीख चिल्ला रहे थे और मैंने चुपके से अपनी और उसकी एक बेहद अजीब और फनी फोटो क्लिक कर ली। वो हाइट में काफी लंबी थी, जिसकी वजह से उसके लंबे पैरों को रखने की कोई जगह नहीं मिल रही थी और उसने अपने पैरों को घोड़े के बगल में बेहद अजीब तरह से मोड़ रखा था, जिससे वो पूरा सीन देखने में काफी दयनीय और मजेदार लग रहा था। हालांकि अंदर की वो हीटिंग बहुत अच्छी थी और मैं सचमुच उसकी सेहत की खातिर वहाँ थोड़ी देर और रुकना चाहता था। फिर भी मैं उसे पास में ही बनी स्पिनिंग टी कप्स घूमने वाले कप की राइड की तरफ ले गया, जो वो भी अंदर ही थी। हमने पूरी सुबह उन छोटी और शांत इंडोर राइड्स का मजा लेते हुए और गर्म ड्रिंक्स पीते हुए गुजारी। तभी बाई मिंगबिंग ने मेरे हाथ में 2 स्कूप वाली एक आइसक्रीम थमाई और पूछा, क्या तुम्हें आज मजा आ रहा है? मैंने आइसक्रीम ली और कहा, हाँ काफी मजा आ रहा है। तुम्हारी क्या हालत है? उसने अपनी नजरें नीचे की और जमीन को घूरते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा, मजा? हाँ आ तो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अधूरा है, कुछ कमी है। मैंने आइसक्रीम का एक बहुत बड़ा बाइट लिया और पूछा, क्यों? क्या इस बर्फीली हवा ने तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह से जमा दिया है या कोई और बात है? उसने अपना सिर उठाया और बाहर दिख रहे उस विशाल रोलर कोस्टर की तरफ बड़े ही उदास अंदाज में देखते हुए कहा, एक्चुअली मैं यहाँ आने से पहले एक पूरा प्लान बनाकर आई थी। मैं तुम्हें रोलर कोस्टर, पायरेट शिप और उस हॉन्टेड हाउस भूतिया घर में ले जाना चाहती थी। वे राइड्स बहुत ही एडवेंचरस और डरावनी होती हैं और अगर मैं वहाँ डर जाती
तो तुम स्वाभाविक रूप से आगे बढ़कर मुझे प्रोटेक्ट करते और मैं आखिरकार तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड वाला रूप देख पाती। वो एक सेकंड के लिए रुकी और फिर बड़े ही अनमने भाव से आगे बोली, कम से कम मैं ये तो साबित कर ही पाती कि उस मोटे और गोलमटोल बिल्ले के मुकाबले जो दिन भर सिर्फ खाता और सोता रहता है, मैं कहीं ज्यादा पसंद किए जाने के काबिल हूँ। मैं उसे बिल्कुल शौक होकर देखता रह गया। मैं सोच रहा था कि ये किस तरह की पुरानी फिल्मों वाली किसी खड़ूस और कड़क सीईओ के प्रपोजल की स्क्रिप्ट थी। लेकिन भाई मिंगबिंग को इस बात पर इतनी गंभीरता से विचार करते देखना न जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर बहुत फनी लग रहा था। जब मैं काफी देर तक कुछ नहीं बोला तो उसने अजीब तरह से अपने होठों को सिकोड़ा और कहा, सॉरी। शायद मेरे इस अजीब प्लान ने सारा मूड खराब कर दिया। क्यों ना हम इसकी बजाय उस बड़े वाले जाइंट व्हील फेरिस व्हील की सवारी करें। हम दोनों एक ही समय पर बोल पड़े थे और इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाता उसने मेरे कोट की आस्तीन को इतनी मजबूती से पकड़ लिया मानो उसे डर हो कि मैं रास्ते में ही कहीं भाग न जाऊं, और वो मुझे खींचती हुई फेरिस व्हील की तरफ ले गई। और फिर वो केबिन उस बर्फीली और तेज हवा के थपेड़ों से हवा में धीरे धीरे झूल रहा था। जब हम घूमते हुए बिल्कुल सबसे ऊपरी छोर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचे, मैंने एक बार नीचे झांका और मेरे पैर तुरंत कांपने लगे। भाई मिंगबिंग ने उस सन्नाटे को तोड़ते हुए अचानक मुझसे पूछा, फेंग युआन, क्या तुम जानते हो कि इतने सारे लोग प्रपोज करने के लिए हमेशा फेरिस व्हील का ही रास्ता क्यों चुनते हैं? मेरा दिमाग एक सेकंड के लिए चकरा गया। मैंने कहा, क्योंकि यह बहुत ही रोमांटिक लगता है, शायद इसलिए। उसने अपना एक हाथ उठाया और कैबिन की खिड़की से बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो जब कोई इंसान अपने किसी सबसे बड़े डर का सामना करता है, जैसे कि ऊंचाई का डर, तो उसका शरीर स्वाभाविक रूप से एड्रेनालिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है और डर की वजह से होने वाले उस शारीरिक बदलाव को, जैसे कि दिल का दिली वजह से ऊपर करता है, जोर जोर से धड़कना या सांसों का तेज होना। हमारा दिमाग अक्सर गलती से कोई दूसरा इमोशन समझ बैठता है, जैसे कि किसी के प्रति आकर्षण, एक्साइटमेंट या प्यार। इसलिए बहुत से लोग इस सस्पेंशन ब्रिज इफेक्ट की वजह से उस डर की घबराहट को ही सच्चा प्यार समझ बैठते हैं। उसकी ये बात सुनते ही मुझे अचानक सब कुछ समझ आ गया। मैंने उसकी तरफ देखा। ओह, तो यही वजह थी कि तुम सुबह से मुझे जबरदस्ती उस रोलर कोस्टर और हॉन्टेड हाउस में ले जाने की कोशिश कर रही थी। बाय मिंगबिंग ने बड़े ही मासूम और ईमानदार अंदाज में अपनी गर्दन हिला दी। हाँ, मेरा वो तरीका बहुत ही बचकाना था। मुझे इस तरह शॉर्टकट का सहारा लेकर तुम्हारे दिल में जगह बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने अपना सिर धीरे से हिलाया और खिड़की के उस धुंधले कांच पर टेक लगा ली और अपनी उंगली से उस पर एक रैंडम गोला बनाते हुए कहा, माहौल और सिचुएशन लोगों के इमोशंस पर असर डाल सकते हैं, ये बात सच है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे पलों में इंसान जो कुछ भी महसूस करता है वो झूठ या दिखावा होता है। अगर कुछ होता भी है तो ये माहौल उन्हें बस एक हिम्मत देता है। जो लोग फेरिस व्हील पर एक दूसरे को सक्सेसफुली प्रपोज करते हैं, वे एड्रेनालिन की वजह से अचानक एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़ जाते। वे अपना यह फैसला उस झूले पर बैठने से बहुत पहले ही ले चुके होते हैं। उनके पास बस उस बात को जुबान पर लाने की हिम्मत की थोड़ी सी कमी होती है जो वो माहौल उन्हें दे देता है। बाय मिंगबिंग बिना कुछ बोले काफी देर तक सीधे मेरी आंखों में झांकती रही। तभी हवा का एक और तेज और जोरदार झोंका आया, जिससे हमारा वो केबिन हवा में थोड़ा सा डगमगाया और उसी पल उसने अचानक आगे बढ़कर मेरा हाथ बेहद मजबूती से थाम लिया। उसने बेहद गहरी और साफ आवाज में कहा, मेरे पास अपने दिल की बात कहने की हिम्मत की कभी कोई कमी नहीं थी। मैं तो बस इस बात से डर रही थी कि अगर मैं बहुत ज्यादा डायरेक्ट हो गई तो कहीं मैं तुम्हें डराकर अपने से दूर न कर दूं। फेंग युआन, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? किसी के मुंह से प्रपोजल सुनना कोई डरावनी बात नहीं होती। लेकिन तभी मेरे दिमाग में आया कि अगर कोई इंसान जो हमेशा दूसरों से दूर, बेहद शांत और कड़क रहता हो, जो कभी किसी के सामने अपने इमोशन जाहिर न करता हो, वो अचानक आपके सामने इस तरह अपने दिल को खोलकर रख दे, तो दुनिया का कोई भी लड़का यही सोचेगा कि वो कोई बेहद खूबसूरत सपना देख रहा है। बाय मिंगबिंग अपनी उन खूबसूरत आंखों से सीधे मुझे देख रही थी, जिनमें सिर्फ और सिर्फ मेरा चेहरा नजर आ रहा था। लेकिन फिर भी मैं अपने दिल की उत्सुकता को दबा नहीं पाया और मैंने पूछ ही लिया, वैसे तुम्हें मुझ में ऐसा क्या पसंद आ गया? मेरे इस सवाल पर उसने अपनी पकड़ को थोड़ा ढीला किया, अपना मुंह खोला, पर वो कुछ बोल नहीं पाई। मैंने उसे घूरते हुए कहा, क्या यह सचमुच इतना मुश्किल सवाल है या तुम बस मेरे मजे ले रही हो? मैं सच कहूँ तो इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहता था, लेकिन उसकी तरफ से अचानक मिलने वाली ये प्यारी प्यारी बातें, ये फ्लर्टिंग, सब कुछ बहुत अचानक, बहुत रैंडम और नामुमकिन सा लग रहा था। मैं मानता हूँ कि मुझे उसका चेहरा थोड़ा पसंद था, पर आखिर मैं एक समझदार लड़का हूँ। मैं सिर्फ इसलिए किसी कुएं में नहीं कूद सकता क्योंकि किसी खूबसूरत लड़की ने वहाँ मेरे लिए जाल बिछाया है। जब फेरिस व्हील का वो पूरा चक्कर खत्म हुआ और वो धीरे धीरे जमीन पर वापस आया, तो मैंने एक ठंडी सांस ली और हार मानते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से घर जाओ, सोचो, और जब तुम्हें पूरा यकीन हो जाए तब मुझे जवाब देना। अभी कुछ देर पहले ही वो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही थी कि उसके पास हिम्मत की कोई कमी नहीं है, और अब अचानक वो बिल्कुल चुप हो गई थी।
लड़कियां सचमुच कहती कुछ हैं और उनके दिल में होता कुछ और है। मैं मुड़ा और केबिन से बाहर कदम रखने ही वाला था कि तभी बाई मिंगबिंग ने एक बार फिर मेरी कलाई पकड़ ली। इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट और अचानक वो बिल्कुल चुप हो गई थी, हड़बड़ी थी। उसने कहा, मेले में उस बैग के बारे में मैंने जानबूझकर पूछा था। बिल्ली का वो नाम भी मैंने बस ऐसे ही मनगढ़ंत रख दिया था और उस दिन रिंग टॉस के स्टॉल पर मैंने जानबूझकर अपना सिर आगे किया था ताकि वो छल्ला मेरे बालों में अटक सके। फैंग युआन, मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती हूँ। इसके बाद हम दोनों अम्यूजमेंट पार्क के इंडोर रेस्ट एरिया में एक बेंच पर अगल बगल बैठ गए। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम पहले अक्सर पुराने कैंपस के पास बने उस शेड पवेलियन में आवारा बिल्लियों को खाना खिलाने जाते थे? मैं वहाँ कई बार इत्तेफाक से तुम्हारे सामने से गुजरी थी। बाई मिंगबिंग बड़े ही शांत और धीमे अंदाज में बोल रही थी। तुम्हें कई बार वहाँ देखने के बाद मेरी यह आदत बन गई थी कि मैं जब भी वहाँ से गुजरती मेरे कदम अपने आप रुक जाते और मेरी आंखें तुम्हें ढूंढने लगती थी। एक बार जब तुम एक छोटी नारंगी बिल्ली को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तुम सीधे मुझसे आकर टकरा गए थे और तुम बिल्कुल पागलों की तरह लाल लाल कान लिए खड़े खड़े मुझे घूर रहे थे। बस उसी पल से मेरे दिमाग में आया कि शायद तुम भी मुझे पसंद करते हो। सच कहूँ तो अगर कोई एवरेज दिखने वाली लड़की मुझसे ऐसी बात कहती तो मैं शर्म के मारे वहीं जमीन में धंस जाता। लेकिन स्कूल में बाई मिंगबिंग के दीवानों की कतार इतनी लंबी थी कि वो साउथ गेट से लेकर नॉर्थ गेट तक पहुंच जाए। फिर भी मैं कसम खाकर कहता हूँ कि उस वक्त मैं सिर्फ उसके चेहरे की खूबसूरती को देखकर हैरान था। वो सिर्फ एक तारीफ थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बाई मिंगबिंग अपने आप पर ही थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, जब सर्दियों का मौसम आया और ठंड बहुत बढ़ गई तो सारी आवारा बिल्लियां खुद को गर्म रखने के लिए बेसमेंट में छुप गईं और तुमने भी वहां आना कम कर दिया। लेकिन न जाने मुझ पर क्या भूत सवार था, मैं फिर भी रोज वहां सिर्फ इसलिए जाती थी ताकि हमारी मुलाकात दोबारा हो सके। और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी निकालनी शुरू की। मुझे और भी परिवार को दिखाने के लिए काफी होता है। पता चला कि तुम्हें कैफेटेरिया का कौन सा रामेन स्टॉल पसंद है, तुम्हारे क्लासेस किस किस दिन होते हैं और ये भी कि तुम बिल्लियों के लिए कितने दीवाने हो। इसीलिए मैं एक आवारा बिल्ली के शेल्टर होम में गई और इस नारंगी बिल्ली को अडॉप्ट कर लिया। फैंग युआन, अगर उस दिन मेले में तुम्हारा वो छल्ला मेरे सिर पर न भी गिरता तो भी मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर इस बिल्ली को चुपके से तुम्हारे आसपास छोड़ देती और ये नाटक करती कि मेरी बिल्ली खो गई है ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। तभी उसकी इस पूरी सोची समझी और लंबी प्लानिंग वाली लव स्टोरी को सुनने के बाद मुझे अंदर ही अंदर यह मानना पड़ा कि स्कूल की ये कड़क और शांत दिखने वाली हसीना पीठ पीछे बहुत बड़ी गेम प्लानर थी। यहाँ तक कि मेरा अपना चेहरा भी अब गर्म होने लगा था। इसका मतलब वो जितने भी अजीब और तंज भरे मैसेजेस पहले भेज रही थी वो सब उसी दिन के बारे में थे जब मैं उससे टकराया था, जिसे मैं कब का भूल चुका था। ये सब आखिर क्या चल रहा था? स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ने अपने दिमाग में ही पूरी प्रेम कहानी रच ली थी और खुद ही मेरे प्यार में पड़ गई थी। अम्यूजमेंट पार्क से बाहर निकलने के बाद बाई मिंगबिंग ने मुझसे कहा कि वो मुझ पर कोई दबाव नहीं डालेगी और मुझे सोचने के लिए पूरा समय देगी। लेकिन सच कहूँ तो इस वक्त मेरे दिमाग में ये उलझन नहीं थी कि मुझे उसे डेट करना है या नहीं। मेरी असली टेंशन तो ये थी कि मैं उसे कैसे बताऊं कि जिन 2 महंगे टिकट्स को वो ब्लैक में खरीद कर लाई थी वो असल में मैंने ही उसे बेचे थे। घर आकर मैंने सिचुएशन को थोड़ा टटोलने के लिए कैफा की कुछ बेहद अजीब और मरी हुई भैंस जैसी सोते हुए की तस्वीरें उसे भेजी। बाई मिंगबिंग का रिप्लाई तुरंत आया। उसने पूछा कि मैंने क्या फैसला किया है। मैंने चैट बॉक्स में लिखी वो लाइन चुपके से डिलीट कर दी जहां मैंने टाइप किया था कि टिकट्स मैंने बेचे थे। फिर मैंने नए सिरे से शब्दों को चुना और आखिरकार मैसेज सेंड कर दिया। एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सच तो यह है कि तुमने अपने दूसरे फेक अकाउंट से जिस ब्लैक करने वाले से वो 2 टिकट्स खरीदे थे वो सेलर कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मेरी इस बात पर दूसरी तरफ से जो सन्नाटा छाया वो बेहद डरावना था। पूरे 10 मिनट गुजर जाने के बाद बाई मिंगबिंग का मैसेज आया। शायद ये इस बात का सबूत है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। क्या ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है? और फिर उसका एक वॉइस मैसेज आया जिसका टोन आधा लाचार और आधा शरारती था। फैंग युआन, तुम और कितने समय तक मेरा इम्तिहान लोगे? अम्यूजमेंट पार्क से आने के बाद से मैं तुम्हारे जवाब के इंतजार में न ठीक से खा पा रही हूँ और न सो पा रही हूँ। यहाँ तक कि उस बर्फीली हवा की वजह से मेरी तबीयत भी खराब हो गई है और मैं बिल्कुल थकी हारी दिख रही हूँ। पहले तो मुझे ये सुनकर सचमुच बुरा लगा, लेकिन वो जैसे जैसे बोलती गई मुझे वो बातें कुछ जानी पहचानी सी लगी। मैंने तुरंत उसकी चोरी पकड़ी और लिखा, अरे रुको, ये बिल्कुल वही डायलॉग है ना जो तुमने मुझे अपनी मम्मी को चिपकाने के लिए सिखाया था ताकि वो कैफा को घर में रखने के लिए मान जाए। बाई मिंगबिंग ने उधर से एक ठंडी हुंकार भरी। मैं झूठ नहीं बोल रही थी। मेरी हालत इस वक्त तुम्हारी उस बिल्ली से भी ज्यादा बदतर है। जैसे ही उसने उसका नाम लिया बेड पर पेट ऊपर किए सोरा हमारा वो कैफा अचानक घूमा और सीधे मेरे फोन की स्क्रीन पर आकर बैठ गया। फोन पर चाहे जितने भी मैसेजेस के अलर्ट्स आ रहे थे वो किसी ध्यान में बैठे साधु की तरह वहीं जमा रहा। फिर उसने आलस में अपना एक पैर उठाया, खुद को साफ किया और एक जोरदार लात मारकर मेरा फोन बेड से नीचे गिरा दिया और वापस मेरी बाहों में आकर ऐसे लेट गया मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये दोनों सचमुच मेरे प्यार को पाने के लिए एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे। करीब आधे घंटे बाद बाई मिंगबिंग एक बार फिर बड़े हक से मेरी बालकनी के रास्ते कमरे के अंदर आ धमकी। उसने कैफा को उसकी गर्दन के पीछे से पकड़ा और उसे चेतावनी देते हुए बोली,
तमीज से रहो और इस घर में अपनी औकात समझो। कैफा ने तुरंत अपने बाल खड़े किए और गुस्से में फुफकारने लगा। बाई मिंगमिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। तुम छोटे गद्दार, क्या तुम्हें ये भी याद नहीं कि तुम्हारी असली मम्मी कौन है? कैफा ने जवाब में अपना नुकीला पंजा हवा में लहरा दिया। इससे पहले कि उनके बीच की ये जंग और बढ़ती, मैं तुरंत आगे बढ़ा और उन दोनों को अलग किया। फिर मैंने एक ठंडी सांस ली और कहा, क्या तुम अगली बार से प्लीज सामने के दरवाजे का इस्तेमाल कर सकती हो? वो एक सेकंड के लिए ठिठकी, फिर उसकी उन कड़क आंखों में एक खूबसूरत मुस्कान तैर गई और वो बोली, तो तुम्हारा मतलब है कि हमारे बीच कोई अगली बार भी होने वाला है? मैं पूरी तरह निरुत्तर था। वो हमेशा काम की बात इतनी जल्दी कैसे पकड़ लेती थी। मैं उसके हाथ पर बिल्ली के खरोंच के निशान देखने और कुछ लगाने के लिए अपनी डेस्क की तरफ मुड़ा, जहां दराज के अंदर मुझे वो छोटा सा गुड लक चार्म रखा हुआ दिखा। मैंने एक सेकंड के लिए उसके लाल धागे को छुआ, दराज बंद की और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मैं सीधे उसकी छाती से जा टकराया। मैंने कहा, धत तेरे की, क्या तुम भी कोई बिल्ली हो? तुम बिना कोई आवाज किए कैसे चल लेती हो? उसने अपने दोनों हाथ मेरे पीछे रखी डेस्क के कोनों पर टिका दिए, मुझे अपने बीच घेरते हुए बोली, शायद कैफा का असर मुझ पर भी हो गया है, क्योंकि मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब रहूं और ये पक्का करूं कि तुम्हारी ये आंखें सिर्फ और सिर्फ मुझे देखें। और फिर उसके बदन से आने वाली वो नींबू और पुदीने की ठंडी महक पूरे कमरे की हवा में घुल चुकी थी। मैंने घबराहट में अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और उसे थोड़ा पीछे ढकेलते हुए कहा, तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हो। मैं एक सीधा सादा कॉलेज का लड़का हूँ, मैं ये सब नहीं संभाल सकता। वो आधा कदम पीछे हटी और उसने पूछा, तो फेंग युआन, तुम्हें क्या लगता है कि इस वक्त हमारे रिश्ते को कहाँ होना चाहिए? तभी मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया और मुझे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अरे मैंने तो अभी तक उसे डेट करने के लिए हाँ भी नहीं कहा था। मैं अभी बहस करने ही वाला था कि उसने फुर्ती से अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया और बड़े ही मासूम अंदाज में बोली, जरा मुझ पर तरस खाओ, मेरी नींद उड़ चुकी है, भूख गायब है और तुम्हारी इस खूंखार बिल्ली ने मुझ पर हमला भी किया है। अब बस हाँ कह भी दो। जहाँ उसका हाथ मेरे चेहरे को छू रहा था, वो जगह बिल्कुल आग की तरह गर्म हो रही थी। मेरी आंखें उसकी आंखों को छोड़कर पूरे कमरे में यहाँ वहाँ भटकने लगी और जब मुझे लगा कि शर्म और घबराहट से मेरी पूरी पीठ पसीने से तर हो चुकी है, मैंने बेबस होकर अपनी गर्दन हिला दी, यानी हाँ कह दिया। उसने आखिरकार अपना हाथ हटाया और मैंने तुरंत अपनी पहली शर्त सामने रखी, अगर हम ये रिश्ता शुरू कर रहे हैं तो बाहर किसी दूसरी आवारा बिल्ली के साथ कोई फ्लर्टिंग नहीं होगी। इस मामले में मैं और कैफा बिल्कुल एक है। बाई मिंगमिंग के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। वो हंसते हुए बोली, मैंने उन बिल्लियों पर ध्यान देना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। मैं तो बस ये चेक कर रही थी कि क्या कोई और समझदार बिल्ली मिल सकती है, क्योंकि तुम्हारा यह कैफा मुझे थोड़ा बेवकूफ लगता है। मैंने हंसते हुए कहा, मेरे कैफा के बारे में ऐसा मत बोलो, वो इस दुनिया का सबसे समझदार और विशाल बिल्ला है। अब उसके भारी भरकम शरीर को देखकर उसे छोटा कहना बिल्कुल गलत होता। बाई मिंगमिंग ने कहा, ठीक है जो तुम कहो, और उसने तुरंत कैफा को उठाया और लिविंग रूम में रखे उसके कैट बेड पर फेंक दिया और जोर से घोषणा की, कान खोलकर सुन लो, अब से फेंग युआन का ये बेड सिर्फ मेरे लिए है, समझे? इस बात पर कैफा गुस्से में म्याऊ म्याऊ करता हुआ फटा और उसने बदला लेने के लिए बिल्कुल उसकी आंखों के सामने लिटर बॉक्स के बाहर जमीन पर सुसु कर दिया। तभी ये नजारा देखकर मैं इतनी जोर से हंसा कि मेरे पेट में दर्द होने लगा। बाई मिंगमिंग का पारा बिल्कुल चढ़ चुका था। वो उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी हमारे घर का मेन दरवाजा खुला। मेरे पापा वहाँ बिल्कुल बुद्ध बने खड़े थे और कमरे के अंदर का नजारा देख रहे थे। मैं बुरी तरह घबरा गया और चिल्लाया, पापा रुकिए, पहले मेरी बात सुनिए। जैसा आप सोच रहे हैं ये वैसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अपनी आंखें मली, मानो उन्हें अपनी ही नजरों पर यकीन न हो रहा हो। फेंग युआन, मुझे बिल्कुल सच सच बताओ, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? तुम्हारी वो विशाल मोटी नारंगी बिल्ली अचानक एक असली लड़की में कैसे बदल गई? असल में हुआ ये था कि पापा ठीक उस वक्त अंदर आए थे जब बाई मिंगमिंग ने कैफा को अपने एक हाथ से उठा रखा था और कैफा उसके हाथ पर एक बड़े से रोएंदार पैनकेक की तरह फैला हुआ था और गुस्से में अपनी पूंछ हवा में लहरा रहा था। पापा के एंगल से ऐसा लग रहा था मानो बाई मिंगमिंग के बदन से ही वो बिल्ली की पूंछ निकल रही हो। जब हमने काफी मशक्कत के बाद उन्हें पूरी बात समझा दी तो वो सोफे पर ढह गए और अपनी छाती पर हाथ रखकर बोले, तुम दोनों ने तो मुझे हार्ट अटैक ही दे दिया था। फिर बात करते करते अचानक उनकी पैनी नजरें बाई मिंगमिंग पर टिक गईं और उन्होंने पूछा, अरे रुको, वैसे ये खूबसूरत लड़की है कौन? भगवान का शुक्र है कि उन्होंने आखिरकार असली सवाल पूछ ही लिया था। मैं बड़े ही कैजुअल अंदाज में कहने वाला था कि यह मेरी क्लासमेट है, पर इससे पहले कि मेरे मुंह से एक शब्द भी निकलता, बाई मिंगमिंग एक कदम आगे बढ़ी। उसने पापा के सामने पूरे 90 डिग्री पर झुककर प्रणाम किया और बोली, हेलो अंकल, मैं फेंग युआन की गर्लफ्रेंड हूँ। पापा की भौहें तुरंत आपस में खिंच गयी। उन्होंने मुझे एक जोरदार शौक के साथ घूरा। ये लड़का छुप छुप कर कब से किसी को डेट कर रहा है और मुझे इस बात की कान खबर तक नहीं हुई। बाई मिंगमिंग ने अपने चेहरे पर वही शांत और परफेक्ट मुस्कान बनाए रखी और बड़े आराम से जवाब दिया, अंकल बस आज से ही। जैसे ही पापा मुड़े, उनकी आंखों में मेरे लिए साफ तौर पर कत्ल करने वाले एक्सप्रेशंस थे। वो गुस्से में फुफकारे, तुम छोटे बदमाश, मुझे बिल्कुल सच सच बताओ कि यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है?
मुझे अंदाजा हो गया था कि अब माहौल बहुत गर्म होने वाला है, इसलिए मैंने चुपके से आगे बढ़कर बाई मिंगबिंग की आस्तीन खींची और फुसफुसाया, मुझे लगता है कि तुम्हें आज के लिए यहाँ से निकल जाना चाहिए। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे की वो मुस्कान गायब हो गई और उसने पल भर में एक बेहद लाचार और मासूम सी शक्ल बना ली। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें हमेशा ऐसा लगता था कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि तुम मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवा सको, इसीलिए तुम बात को टालते रहते थे। अगर आज अंकल ने हमें अचानक रंगे हाथों न पकड़ा होता तो तुम शायद कभी। उसने एक ठंडी सांस ली। खैर, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। चाहे तुम मुझे कभी कोई नाम न दो, मैं उसे भी स्वीकार कर लूंगी। और फिर अपना वो दिल तोड़ देने वाला ड्रामा पूरा करने के बाद वो बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ी और बड़े आराम से घर से बाहर निकल गई। मैं वहीं का वहीं पूरी तरह अवाक खड़ा रह गया। इससे पहले कि मेरा दिमाग उसकी उस इमोशनल और मनगढ़ंत बकवास को प्रोसेस कर पाता, मैंने देखा कि पापा का चेहरा गुस्से से बिल्कुल काला पड़ चुका था। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और मम्मी को कॉल मिलाकर चिल्लाए, तुम जहाँ कहीं भी हो तुरंत घर वापस आओ। तुम्हारे इस लाडले बेटे ने एक मासूम सी लड़की को अपने जाल में फंसाया और अब वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। उस रात मेरी माँ हाथ में बेलन लिए पूरे घर में मुझे दौड़ाती रही। हालांकि मैं शारीरिक रूप से तो जिंदा बच गया, लेकिन मेरी आत्मा पूरी तरह से छलनी हो चुकी थी। पापा सोफे पर बड़े ही गंभीर अंदाज में बैठे थे और बोले, फैंग युआन, मैं और तुम्हारी माँ डेटिंग के मामले में काफी खुले विचारों के हैं, लेकिन हमारे खानदान के लड़कों को अपनी जिम्मेदारी निभाना अच्छी तरह आता है। अगर तुमने उस लड़की की फीलिंग्स के साथ खेला है तो तुम्हें अंजाम तक उसका साथ निभाना होगा। उन घटिया लड़कों की तरह बर्ताव मत करना जो अपना मतलब निकल जाने के बाद लड़कियों को छोड़ देते हैं, समझे? माँ उनके बगल में खड़ी जोर जोर से सांसें ले रही थी, पर उनकी उत्सुकता कम नहीं हुई थी। उन्होंने पूछा, वैसे वो लड़की दिखती कैसी है? क्या वो सुंदर है? पापा ने अपनी जांघ पर हाथ पटका और थम्स अप करते हुए बोले, सुंदरता के मामले में तो कोई शिकायत की गुंजाइश ही नहीं है। बेहद खूबसूरत और संस्कारी लड़की है। यह सुनते ही माँ के चेहरे पर आखिरकार एक संतुष्टि भरी मुस्कान आई और वो बोली, तो फिर उसके साथ अच्छे से पेश आना, अपनी कंगाली मत दिखाना और इस वीकेंड पर उसे घर लेकर आना। मैं उसके लिए अपने हाथों से कुछ अच्छा खाना बनाऊंगी। मेरा सचमुच रोने का मन कर रहा था। उस रात मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने कैफा को कंबल के अंदर दबोच लिया और मन ही मन बाई मिंगबिंग और उसके पूरे खानदान को कोसने लगा। मैंने कैफा को कंबल के अंदर दबोच लिया। मेरा सचमुच रोने का मन कर रहा था। मैंने कैफा को कंबल के अंदर दबोच लिया और मन ही मन बाई मिंगबिंग और उसके पूरे खानदान को कोसने लगा। मैंने कैफा को कंबल के अंदर दबोच लिया और मन ही मन बाई मिंगबिंग और उसके पूरे खानदान को कोसने लगा। मैंने कैफा को कंबल के अंदर दबोच लिया। मैंने कैफा को कंबल के अंदर दबोच लिया और मन ही मन बाई मिंगबिंग और उसके कुसने लगा था। मैंने कैफा को कंबल के अंदर दबोच लिया। मैंने कैफा को कंबल के अंदर दबोच लिया और मन ही मन बाई मिंगबिंग और उसके कंबल के अंदर दबोच लिया। मैंने कैफा को 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 कंबल। लेकिन हमारे इस तरह ऑफिशियली रिलेशनशिप में आने के कुछ ही समय बाद किसी ने स्कूल की कन्फेशन वॉल पर बाई मिंगबिंग को दोबारा प्रपोज करने के लिए एक पोस्ट डाला। पर जिस बात की मुझे दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि इस पूरे ड्रामे के पीछे की डोर संभालने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसका भाई बाई चुआन था। उसने मुझे कॉफी पर बाहर बुलाया और बिल्कुल मेरी आंखों के सामने उसने कन्फेशन वॉल पर बाई मिंगबिंग के रिलेशनशिप का ऑफिशियल अनाउंसमेंट पोस्ट कर दिया और साथ ही उस पुराने पोस्ट को पिन कर दिया जिसमें उसने बाई मिंगबिंग के उस तथाकथित पहले प्यार की अफवाह का पूरी तरह से खंडन किया था। एक ही झटके में पूरे स्कूल को पता चल गया कि बाई मिंगबिंग अब कमिटेड है और उसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि फेंग युआन है। और इसके साथ ही वो बेवकूफाना गलतफहमी भी हमेशा के लिए दूर हो गई कि उसका अपना सगा भाई ही उसका व्हाइट मूनलाइट था। बाई चुआन ने बड़े ही आराम से अपनी ब्लैक कॉफी की एक चुस्की ली, अपनी ठुड्डी को एक हाथ पर टिकाया और अपने चश्मे के पार से एक अजीब और शरारती मुस्कान के साथ मुझे देखा। फेंग युआन, क्या तुम जानते हो कि जुड़वा बच्चों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन होता है? हम कभी कभी एक ही समय पर एक ही इंसान के प्यार में भी पड़ सकते हैं। ये सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी सिहरन दौड़ गई। मैंने कहा, अरे भाई साहब, मुझे इस तरह मत डराइए, आप दोनों भाई बहन हैं। मुझे इस तरह सीट पर जमा हुआ देखकर वो अचानक जोर से हंस पड़ा। रिलैक्स यार, मैं बस मजाक कर रहा था। मुझे अपनी उस हिंसक और खूंखार बहन के हाथों पिटकर मरने का कोई शौक नहीं है। मैं बस उसके साथ एक अजीब सी हंसी हंस पाया। अपनी पार्टनर के साथ को जवाब ही आता है। आप जो इन्हें बस चौक और बातें जाता दोस्तों को भी कर दिया जाता है। फिर मैंने पूछा, वैसे आप तो फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट विदेशी भाषा विभाग से हैं, तो आप हमारे स्कूल के फोरम पर ये कन्फेशन वॉल क्यों चला रहे थे? उसने अपनी आंखें ऊपर की और चिढ़कर बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये बोरिंग काम करने का कोई शौक था? बाई मिंगबिंग ने व्यावहारिक रूप से मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया था और मुझे मजबूर किया था कि मैं इसके पिछले ओनर से इस पेज को खरीदूं। उसे डर था कि अगर तुमने कभी वहां उसके लिए कोई कन्फेशन पोस्ट डाला
तो कहीं उससे वो मिस ना हो जाए। सच कहूँ तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो ये बात सीधे तुमसे आकर क्यों नहीं कह पाई। बाद में तो उसने मुझे इस बात के लिए भी मजबूर किया कि मैं फेक अकाउंट्स का इस्तेमाल करके ऐसे पोस्ट डालूं जिससे तुम्हें जलन हो, ताकि वो तुम्हारा रिएक्शन चेक कर सके। प्यार के मामले में वो लड़की पूरी तरह से पागल हो चुकी है। तभी ये सब सुनने के बाद मैं सचमुच पूरी तरह निशब्द था। बाई मिंगमिंग ने मुझे पाने के लिए इतनी बड़ी और गहरी प्लानिंग कर रखी थी। ये कोई नॉर्मल लव स्टोरी नहीं थी, ये तो पूरा एक बिछाया हुआ जाल था। लेकिन अंत में ठंडे दिमाग से सोचने पर मुझे एहसास हुआ कि उस सन्नाटे को तोड़कर पहली बार अपने प्यार का इजहार करने वाली भी वही थी। उसका दिमाग जिस तरह से काम करता था, मुझ जैसा एक नॉर्मल लड़का कभी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। और फिर हमारी शादी के बाद भी बाई मिंगमिंग की वो आदत नहीं छूटी। मैंने कहा, बाई मिंगमिंग, क्या तुम रोज रोज सुबह इस कैफा को परेशान करना बंद कर सकती हो? सुबह सुबह मैं अपने बिखरे हुए बालों के साथ बस पानी पीने के लिए किचन की तरफ जा रहा था, और जैसे ही मैंने बेडरूम से बाहर कदम रखा, मैंने देखा कि जो कैफा कल रात बड़े मजे से मेरे तकिए के बगल में सो रहा था, उसे एक बार फिर बेरहमी से लिविंग रूम के उस ठंडे कैट बेड पर फेंक दिया गया था। उसने जैसे ही मुझे देखा, अपनी वो पानी भरी गोल गोल आंखें टिमटिमाई, लगातार म्याऊ म्याऊ करने लगा और सीधे मेरे पास आकर अपनी शिकायत दर्ज कराने लगा। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा। मैंने उसे प्रीमियम कैट फूड की स्ट्रिप्स दी और उसके लिए एक बहुत ही महंगा कैन खोल दिया। काफी मशक्कत के बाद जब वो शांत हुआ तो मैं गुस्से में पैर पटकता हुआ वापस बेडरूम में बाई मिंगमिंग से बात करने पहुंचा। उसने अपनी आंखें तक नहीं खोली, बस कंबल के अंदर से अपनी एक गोरी और खूबसूरत बाह बाहर निकाली और अपनी उंगली से मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मैं आगे बढ़ा और मैंने बिना किसी रहम के उसका कंबल खींच दिया। तब उसने धीरे से अपनी पलकें उठाई और अचानक अपना हाथ मेरी गर्दन के चारों तरफ लपेटकर मुझे सीधे बेड पर खींच लिया। स्वामी, इतनी सुबह सुबह आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? यह आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैंने उसकी बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, बात मत बदलो, तुम्हें हमेशा इस कैफा से क्या प्रॉब्लम रहती है? उसने अपना चेहरा मेरी गर्दन पर रगड़ा और अपनी उस नींद भरी भारी आवाज में फुसफुसाया, कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही पर्सनल और इंटेंस था। वो किसी भी तरह से सार्वजनिक प्रदर्शन के लायक नहीं था। मैं तो बस कैफा के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सोच रही थी। मैं नहीं चाहती कि वो हमसे कोई गलत आदतें सीखे और बाहर जाकर मोहल्ले की बाकी बिल्लियों का चरित्र खराब करे। जैसे ही उसने कल रात का जिक्र किया, मेरा पूरा चेहरा एक बार फिर शर्म से लाल हो उठा। मैंने उसके कंधे को धक्का दिया और कहा, चलो अब उठो भी। पर वो कहाँ मानने वाली थी। उसके होठों पर वही पुरानी शरारती और चिढ़ाने वाली मुस्कान उभर आई। उसने मेरे कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाया, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे पतिदेव कि जब हम दोनों इतने करीब आ रहे होते हैं और पूरी गहराई से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो आपको छुपकर देखती हुई आंखों का वो जोड़ा बैकग्राउंड में अच्छा लगता है? मैंने तुरंत अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। मेरा चेहरा इस वक्त टमाटर को भी मात दे रहा था। चुप करो। तभी हवा के एक तेज झोंके से हमारे बेडरूम का वो आधा खुला दरवाजा जोर से बंद हुआ और उसमें एक क्लिक की आवाज के साथ लॉक लग गया। बाई मिंगमिंग ने बड़े ही स्मूथ अंदाज में करवट ली और वो मेरे ऊपर आ गई। उस पूरी हलचल और तेज होती सांसों के बीच मेरे दिमाग में अचानक एक बहुत ही अजीब सा ख्याल आया, मानो मैं कोई बहुत जरूरी बात भूल रहा हूँ। बाई मिंगमिंग ने मेरा ध्यान भटकते हुए देख लिया और उसने सजा के तौर पर मेरे कंधे पर धीरे से काट लिया। पूरा ध्यान मुझ पर रखो। मैंने एक गहरी सांस ली और मेरे दिमाग में जो कोई भी छोटी मोटी चिंता थी वो पल भर में हवा हो गई। उधर बाहर लिविंग रूम में कैफा अपने उस खाली कटोरे को देख रहा था जिसे वो चाट चाट कर पूरी तरह चमका चुका था। उसने एक बेहद उदास और बेबस चेहरा बनाया और पूरी हताशा में पैर मारकर उस महंगे कैट फूड के खाली कैन को फर्श पर लुढ़का दिया, मानो वो कह रहा हो, यहाँ मेरी कोई कद्र ही नहीं है।